तो सभी ऑफलाइन के छात्र और ऑनलाइन के छात्र, वेलकम। आप तो अभी भी थे, बैच 1 के हैं, बैच 2 के, आप सभी बैचेस के। ठीक। तो ऑनलाइन छात्र भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास हम शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें क्या बातें होंगी वो भी होंगे। हमारे एक मित्र प्रीलिम्स क्लियर किया, इंडियन ज्योग्राफी से इस बार प्रश्न नहीं आया है प्रीलिम्स में। इसका भी हुआ है। हाँ, नहीं तो इस बार आया कि नहीं आया? मैपिंग का प्रश्न था, तो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत प्रश्न है, लेकिन जनरल ज्योग्राफी से आए, बन रहे थे, सवाल बनते हैं। और विश्व से भी आए, विश्व से भी मैपिंग क्या है, तो मैपिंग के प्रश्न आएंगे। और जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उसी तरह से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। बहुत से लोगों की शैली होती है कि चीज़ों को बस लिखवा दिया जाए। केवल लिखना और वहाँ पे पकड़ करना दो अलग चीज़ हैं। तो उस हिसाब से मुझे अवसर मेरे पास जो मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ छात्रों ने कहा सर 1.5 साल बाद मिल रहे हैं, तो इस बीच में 2 एग्जाम हुए हैं, आपने देखा है जो क्लास में जिस तरह से करते हैं वो होता है। तो उसको अब हम शैली को क्वेश्चन ना करें। आप लोगों से अनुरोध है कि इस परीक्षा में ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ऐसा एरिया है जो आसान है। ठीक है, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, इसको अगर पढ़ा जाए इसमें बहुत अच्छे अंक आते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं करना चाहता कि मेरा टॉपिक बहुत डरावना है, डर लगेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, बहुत आसान है। इसके लिए एक भाषा चाहिए और एक टूल चाहिए, एटलस। एटलस के बिना बहुत से छात्रों को बैठने का मन करता है, पर मेरा फिर से अनुरोध है, एटलस के बिना इसको ना करें, आपका समय व्यर्थ होगा। 1। सेकेंड थिंग इज, इसकी किताबें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जीएस के स्तर के लिए बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। तो ये डबल एडवांटेज है हमारे पास, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। और इससे जो हम बात करते हैं कट ऑफ को, अगर मान लीजिए कट ऑफ 50% मान के चलते हैं, 200 में से 100 है, तो इस कट ऑफ में कम से कम हम 50-60 नंबर जो हैं ज्योग्राफी और पर्यावरण दोनों से मिला के आ सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने कहा कि भूगोल के प्रश्न जो हैं जैसा हम क्लास में करते हैं आए होंगे, पर्यावरण में तो ऐसा नहीं हुआ। पर्यावरण में जिन्होंने दिया एग्जाम, जिन्होंने पास किया, मैं उन्हीं से आपके सामने पूछ रहा हूँ। बच्चे जिद कर लेते हैं कि सर जो क्लास में लिखवा रहे हैं बस उसी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पे चुनौती आती है या नहीं आती? पर्यावरण एक चुनौती का एरिया है। केजीएस चाहता है कि हमारे छात्र केवल क्लासेस में ना बैठें, रिजल्ट भी लेकर आए। तो हम वास्तविक चीज़ आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स भी लगता है, क्लासेस भी लगती हैं, और उसमें चीज़ों को लिंक भी करना होता है। तो वैसी ही एक शिक्षा प्रणाली दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन छात्र जब जिद करने लगते हैं, सर नोट से नहीं होगा, नोट से नहीं होगा, तो कई बार शिक्षक भी बाध्य हो जाता, यही नोट्स से हो जाएगा। तो वैसा ना करें। आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का चयन भी इसी से होता है। तो पर्यावरण के प्रश्नों को अच्छी चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। जो आपके शिक्षक आपको क्लासेस में देते हैं वो एक स्टैटिक पार्ट बिल्कुल होता है, उसके साथ करंट अफेयर्स भी होता है, केजीएस की करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लगती हैं, उनको प्लीज मिक्स करिएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हुई। भारत के भूगोल में इस बार बहुत नहीं आए हैं, प्रीलिम्स में नहीं आए हैं। और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो भी कहीं पर ऐसा नहीं लिख के देता भौतिक भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल। वो सिलेबस कुछ इस तरह का है कि विश्व का पूरा भौतिक भूगोल आपको आना चाहिए, विश्व का मानव भूगोल आना चाहिए। हम शिक्षकों ने इसे बांट दिया है। इसे बांटा है भौतिक भूगोल जो सिद्धांतों पे जुड़ा हुआ है, उन सिद्धांतों को जब विश्व पे लगाते हैं तो विश्व भूगोल, और जब उसे भारत पे लगाते हैं तो भारत भूगोल बन जाता है। ठीक है, ये हम काम करते हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं, एटलस से बहुत ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से एटलस खोलनी आनी चाहिए। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं, पहले ही पहले दिन ही बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। जैसे आज हम बात करेंगे, भारत का एक परिचय देंगे। तो परिचय में भारत की स्थिति क्या है, भारत की लंबाई चौड़ाई, भारत के पड़ोसी क्या हैं, भारत के अंदर क्या राज्य हैं, क्या उसकी बनावट है, ये सारी चीजें हम मानचित्र पर देखेंगे। मानचित्र पर देखेंगे, सोचेंगे, सब कुछ समझेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। 2022 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया मुख्य परीक्षा में कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? वाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट?
तो आज ही हम बात करेंगे भारत की स्थिति क्या है, सब कुछ है। लेकिन उसमें मुख्य परीक्षा में आज से 2 साल पहले अगर वो ये पूछ लेता है कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, यानी उसके पीछे के कुछ विचारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो आज मैं कराने वाला हूँ, अधिकांशतः जो चीजें हैं ये हमारी एनसीईआरटी और केजीएस की जो इंडियन ज्योग्राफी की बुकलेट है उसमें लिखित है। तो रिटर्न पार्ट में जिन छात्रों को चिंता रहती है कि यार मैं अभी लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ, ये सारी चीजें, तो क्लास में मेरा आपसे अनुरोध है कि समझें, बात करें, चर्चा करें। विषयों पर लिखते रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये अपेक्षा करना कि सिर्फ उस पर एक श्रुत लेख होगा, डिक्टेशन होगी, वो बेवकूफ़ी है। वो समय व्यर्थ ना करें। वो सब कुछ लिख के आपको दिया गया है। और साथ ही साथ क्लास के बाद सबसे आग्रह है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों छात्रों के लिए कि क्लास के बाद जो भी कराया उसको अपनी एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 11वीं की भाग 2 और केजीएस की बुकलेट से अपडेट कर लें, ताकि आपकी जो चिंता है कि आखिर में मैं किताबें नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहती हूँ, तो अपने नोट्स को क्लास में लिविंग नोट्स बनाइए, जहां चर्चा भी हुई, आपने विचार भी लिखे, जॉटिंग्स भी लिखे, और जहां जरूरत है तथ्यों की, आंकड़ों की, उसे हमने किताब से भी लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरी पहली सूचना आप लोगों के लिए। एटलस है, ये ऑनलाइन का चैट अभी ऑन होगा, तो एक बार ऑनलाइन छात्र भी जो भी मुझसे मिले हैं, ये है। इससे पहले आपने क्या किया होना चाहिए? मेरे ख्याल से भारत भूगोल से पहले आपका जनरल ज्योग्राफी हो जाना चाहिए। जनरल ज्योग्राफी के सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कितने बैच हैं इसमें? 2 बैच जुड़ेंगे, दोनों के चैट लगा दीजिए। तो पहले तो मैं ऑनलाइन छात्रों से कहना चाहता हूँ ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। आपके प्रश्नों को मैं आखिर में ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीच में फिर फ्लो रुक जाता है। ठीक है, हमने तो पूरा लेक्चर देख लिया है, अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो कितना लिखवाए हैं सर अभी तक? ये वाले जो हैं, ये वालों से अनुरोध है कि यहाँ बैठे हुए हैं छात्र जिन्होंने अभी प्रीलिम किया है, किलोग्राम में पास हुए या ग्राम में है? कितना लिखवाए हैं? तो ये थोड़ा सा अपना पैराडाइम चेंज कर दीजिए, कितना लिखवाए हैं, कितना लिखवाए हैं की जगह और चीजें होंगी। चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं हम लोगों का तीनों भूगोल हो गया। जिनका तीनों हो गया वो क्यों क्लास में बैठे हैं? भाई आज भारत भूगोल की क्लास है, अगर किसी बैच को अगर फिर से लगा दिया गया है तो भारत भूगोल की क्लास है। 3 भूगोल हैं, जनरल ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। कोई कह रहा है दोबारा कर लो दोस्तों, दोबारा मत करो, समय है, कीमती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो भी बैच है, इस बैच में अगर हो चुका है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें। जिस बैच में हमें यहाँ तक ये सूचना है कि 2 ऑनलाइन बैचेस में इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुआ था और एक ऑफलाइन बैच में नहीं हुआ था, तो उनको रखा जा रहा है और उनके पिछले हो चुके हैं। एक और बैच था जो आपका 5वां बैच है, उन्होंने कहा कि सचिन सर की भूगोल शुरू करिए, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जब तक जनरल ज्योग्राफी नहीं होती तब तक हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में टेक्निकल एरिया आएगा। टेक्निकल एरिया है मॉनसून, भारत का मौसम, और इस मौसम के लिए हमें जनरल ज्योग्राफी आनी चाहिए। थोड़ा जब हिमालय बनाना सिखाएंगे तो हिमालय से जुड़ी हुई भी जियोमॉर्फोलॉजी के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत लगते हैं, इसलिए हम इसको पहला टॉपिक नहीं करते। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहले तो मैं थोड़ी सी रूपरेखा दे दूं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो स्क्रीन पर रहेगा ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो पहला क्या है? भारत का भूगोल। इसमें पहले हम भारत का भौतिक या प्राकृतिक भूगोल देखेंगे। ठीक है, भारत का भौतिक या प्राकृतिक भूगोल देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? तल आकृति, भारत की
जलवायु, भारत का अपवाह तंत्र, यहां पर नदियां आएंगी आपके पास। ठीक है। उसके बाद भारत का जैव भूगोल जो है, जैव भूगोल में भारत की मृदा एवं वनस्पति बताया जाएगा। ये रूपरेखा है, हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह तंत्र, जैव भूगोल, मृदा, वनस्पति, ये बहुत के बारे में होगा। इसके लिए पहले ही बता रहा हूं, किताब एनसीईआरटी क्लास 11 का भाग 2, इसमें भारत का भौतिक भूगोल है। बढ़िया किताब है, बहुत काम आएगी। प्लस KGS की बुकलेट। उसके बाद भारत के भूगोल का मानव भूगोल। अब इसमें हमारे अर्थशास्त्र प्लस समाजशास्त्र की जो क्लासेस हो रही हैं आपके साथ, सामाजिक मुद्दे, उनके साथ थोड़ा सा ओवरलैप रहेगा। तो कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, रामेश्वर सर ने भी करवाई हैं आपको, तो वो कुछ चीज़ें, उसका आर्थिक पहलू सर की क्लास से आएगा, उसका भौगोलिक पहलू मेरी क्लास से आएगा। ठीक है। तो इसमें जो हम प्रमुख करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं अगर मैं कहूँ उद्योग, ये अर्थशास्त्र के साथ रहेगा। ठीक है। भारत में उद्योगों की स्थिति कहाँ पर हैं, कैसे स्थित हैं, वो हैं। लेकिन कौन से उद्योग हैं, किस तरह के हैं, उद्योगों के प्रकार, वर्गीकरण और उनकी क्या अर्थव्यवस्था में भूमिका है, वो अर्थशास्त्र के शिक्षक आपको कराएंगे। परिवहन, ये भी अर्थशास्त्र के साथ होगा आपका। उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, कृषि, ये ओवरलैप वाले क्षेत्र हैं, ये अर्थशास्त्र के साथ होंगे। तो मेरी क्लास भी रहेगी और सर की क्लास में जो आपको आर्थिक पहलू है वो जोड़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम दोनों रिपीट करेंगे, लेकिन हमारे जो एरियाज टच होते हैं, उस एरियाज को मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, तभी आपकी वो पूरी समझ बन पाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा जनसंख्या। भारत की जनसंख्या से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है, सेंसस की दृष्टि से उनका वितरण, उनके कारण, घनत्व क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। लेकिन ये मेरा किसके साथ जुड़ जाता है, पांडे सर के साथ जो आप क्लासेस लेते हैं, समाजशास्त्र, उसके साथ, और इसी के साथ नगरीकरण, नगरीकरण कह लीजिए, इसी में अधिवास भूगोल भी आता है। तो ये आपका प्रमुख रूप से होगा। ठीक है रितिका जी, आपका मैसेज मिल गया मुझे, धन्यवाद। ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। कितनी क्लास लगेंगी, कुछ 25 के करीब क्लास लगेंगी। अगर मैंने इसमें और ज़्यादा टेस्ट रखे आपके लिए, तो हो सकता है 25 से 30 के बीच में, अगर टेस्टिंग में हुआ वो समय सिर्फ उसके लिए ऐड होगा, वरना जो पढ़ाने का है वो उतने में हो जाएगा। टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसी के साथ एमसीक्यूज आते जाएंगे, एमसीक्यूज साथ साथ में कर लीजिएगा। और जो विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं, उनकी चर्चा मैं क्लास में ही, लेक्चर में आपके साथ करता रहूंगा। कुछ अवसर भी दूंगा लिखने का, बट मेरा अनुभव ये रहा है कि बहुत से छात्र लिखते नहीं हैं, वो आते हैं सिर्फ रिसीवर ऑन करके, ट्रांसमीटर ऑन नहीं रहता। मेरी क्लास में अक्सर मैं आपसे कहूंगा अपना ट्रांसमीटर भी ऑन करें, देखें कि आप कुछ सोच के लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो मौका मिलेगा। ठीक है। उसके लिए तैयार रहिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम भारत का परिचय लेने वाले, आज क्या लेने वाले हैं, परिचय, फर्स्ट डे। भारत की, भारत की स्थिति देख लें। भारत की स्थिति क्या है, ये विश्व में कहाँ है, विश्व में कहाँ है, अक्षांशों में कहाँ है, या एशिया में कहाँ है। अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से क्या है। ठीक है।
पे भारत की स्थिति आ जाएगी, स्थिति के साथ ही भारत का आकार भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम भारत के राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक व भौतिक मानचित्र से परिचय, ये आज का रहेगा, हम इसमें करने वाले हैं। और उसके बाद इस सब पे चर्चा होगी, इस सब पे चर्चा होगी, इसमें परीक्षा संबंधी जो विचार आते हैं उन पे चर्चा होगी। तो आपका जोर किस पर रहना चाहिए होता? चर्चा पर, ठीक है। इस पर जोर रहेगा। प्लस क्लास के प्रारंभ में ही बता रहा हूं कि एक होमवर्क रहेगा। आज जो भी कराया जाए वो हमेशा के लिए मेमोराइज कर लीजिए, हमेशा के लिए नहीं कर सकते, 2 साल के लिए तो कर लीजिए। जो भी होगा ये कहाँ से आएगा? हमारी बुकलेट से आ जाएगा, केजीएस बुकलेट। बुकलेट में जो डेटा है उसको यूज करेंगे, ठीक है। डन। सर आपकी क्लास रिकॉर्डेड मिली थी तो नोट्स बना लिए हैं, क्या इस क्लास का भी नोट्स बनाना है? ठीक है, तो फिर से बताना चाहता हूँ, ये आखिरी बार है। यदुवंशी जी ने मेरी ही क्लास की रिकॉर्डिंग देखी, तब भी उद्देश्य भारत भूगोल नहीं था, तब भी उद्देश्य क्या था? नोट्स बनाने। बना लिए हैं, अब फिर से आ गए हैं, फिर से अब लाइव देख रहे हैं कि पहले जो है पैसिव था, अब एक्टिव है। अब ऐसे वाले चैट भेजने का इनके पास अवसर है। अब भी उद्देश्य क्या है? नोट्स बनाने हैं। तो पिछला बना चुका हूं, अब फिर से बना लूं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूगोल। अगर आपके नोट्स बन चुके हैं और आपको लगता है कि आपने वो किया है, तो आज जो चर्चा होगी मैं अपेक्षा करता हूँ वो छात्र ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ज़्यादा समझ होगी, ठीक है। और नोट्स बनाते बनाते फिर वही वाली बात है, उसका यूज़ भी तो होना चाहिए। तो अगर आपने पिछले उसमें नोट्स बना लिए हैं तो उनका यूज़ करके देखिए आज। डन। और नोट्स होते क्या हैं वो भी हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ सैंपल्स मैं वो लेकर आया हूँ, तो उस पर हम बात करें, ठीक है। तो पहली चीज़, हम भारत की स्थिति कर लें। तो लोकेशन, लोकेशन एंड साइज, भारत की लोकेशन क्या है? तो पहला क्या होता है? गोलार्ध। हेमिस्फीयर में देख ले, ग्लोब में अगर मैं गोलार्ध की दृष्टि से देखूं, ठीक है, गोलार्ध की दृष्टि से देखूं तो ये पृथ्वी, हम कौन से गोलार्ध में हैं? अगर हम उत्तर और दक्षिण में ये विषुवत रेखा मानते हैं, हम 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा मानते हैं, तो हम कौन से गोलार्ध में हो गए? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है। दूसरी चीज क्या है, हम एक और रेफरेंस लाइन यूज करते हैं जो लंबी खड़ी रेखा है, वो क्या है? 0 डिग्री। यहां पर भी है कि नहीं है? ये 0 डिग्री कौन सा है? ये प्रधान देशांतर है हमारा, प्राइम मेरिडियन है ये। इसके कहां पर है? हम पूर्व में हैं, तो हम यहां कहीं पर हैं, ये भारत ऐसा बनेगा। तो हम कहां हुए? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। अब लिखना है लिख सकते हैं, सुनना है सुन सकते हैं। अक्सर मेरा ये रहा है कि जब हम लिख भी रहे होते हैं साथ साथ, कुछ चीज़ सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती हैं। तो पूरा डिटेल लिखने की जगह, जैसे किसी ने कहा मैंने तो नोट्स बना लिए हैं, तो सीधा ये बनाइए, काम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब ये जो है चैट्स डाउन कर दीजिए, मुझे स्क्रीन पे कर दीजिए, थोड़ा सा ना ध्यान भटकेगा, तो हम टॉपिक पे रहेंगे। सभी ऑनलाइन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जहाँ बैठे हैं वहीं पे जवाब दे दीजिएगा। ऑफलाइन क्लास तो क्लास में शाउट आउट करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, हमने एक और चीज देखी थी कि ये जो स्थिति है, स्थिति तो एक बहुत ही आसान सी बात है कि हम उत्तरी गोलार्ध में, हम पूर्वी गोलार्ध में हैं।
इस स्थिति से हमें भौगोलिक रूप से क्या समझ में आता है? तो अगर हमें अरस्तु याद है, अरस्तु ने पृथ्वी को तापीय पेटियों में बांटा, और वो कैसे बांटा? 30, 60, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम इसको यहां पर तो 90 डिग्री नॉर्थ मान लें, इसको 90 डिग्री साउथ मान लें, ठीक है। तो अब यही स्थिति हमें तापीय दृष्टि से कैसा गोलार्ध में रखती है? हम कैसे हैं तापमान की दृष्टि से? तो तापमान की दृष्टि से हम किस पेटी में आए? उत्तरी और पूर्वी। जल्दी बताइए, तापमान की दृष्टि से क्या शब्द आएंगे? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण के साथ उपोष्ण भी कर रहा हूं, अंग्रेजी भी लिख रहा हूं इसकी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। क्योंकि ट्रॉपिकल जो होता है, ट्रॉपिक का मतलब कटिबंध क्या है? वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कहां से जा रही है हमारी? कर्क रेखा तो यहां से जा रही है ना, ये कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं ये उष्ण है, और ये क्या है? उपोष्ण। डन। तो स्थिति हमें ये जरूर बताती है कि हम तापीय दृष्टि से कहां पर हैं। हर एक जगह पर हमें सबसे पहले देखना होता है किस तरह का देश है। तो मूलतः हमारा देश कैसा है? उष्ण उपोष्ण। यहाँ सर्दी पड़ सकती है, वो ऋतु होती है। वो क्या होती है? ऋतु होती है। हम मानसून का इंतजार कर रहे हैं कि मानसून की वर्षा भारी आए, तो वो है, वो सब ऋतु हैं, वो भारत की जलवायु को बदलेंगे। कैसे बदलेगी उसके भी विचार हम लेने वाले। ये तो हुआ हमने उत्तर दक्षिण में लिया। अब अगर हम पूर्व पश्चिम का महत्व देखें तो हम कहां पर हैं? हम पूर्वी देशांतरों में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये जो देशांतर हैं, ये किसका सूचक है? समय का सूचक। आप प्राइम मेरिडियन के पूर्व में हो या पश्चिम में हो, यह बताता है कि जीएमटी के जो हमारा ग्रीनविच समय है, उसके संदर्भ में आपका समय कैसा होगा। और वो समय किसका सूचक है? कि सूर्यदेव आपके पास पहले आएंगे या बाद में आएंगे। तो सूर्योदय भारत में पहले होता है, ब्रिटेन में पहले होता है? भारत में पहले होता है, क्योंकि पृथ्वी इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। घूमने की वजह से भारत में तो यहां वाले क्या होते हैं? समय में आगे होते हैं। हम क्या हैं? हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे हैं। आगे हैं, उसके लिए हमें कहा गया कि आप 15 डिग्री के अंतराल पे देशांतर ले लीजिए। उसको क्या कहा गया? टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन कितने डिग्री के रखे गए? 15 डिग्री, जो किसका सूचक है? 1 घंटे का सूचक। सबसे कहा गया कि आप एक एक अपना देशांतर सिलेक्ट कर लीजिए। भारत ने कौन सा सिलेक्ट किया है? 82.5। तो भारत ने अपना मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो देशांतर चयनित किया, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो 1 डिग्री कितनों में डिवाइड होती है? 60 मिनट में। या तो आप पूरे डिग्री हो, अगर डिग्री से थोड़ा ऊपर नीचे हो तो 60 मिनट में, और मिनट किस में जाएंगे? सेकंड में। तो भारत ने क्या लिया? 82.5 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। अगर 82.5 कहलाएगा, क्योंकि 60 का 30 कितना होता है? आधा होता है कि नहीं होता? बटा 15 कितना आता है? 15 से भाग करेंगे तो 82.5, सॉरी, कितना आया? 5.5 आएगा। 15 पंजे 75, 75 के बाद कितना आया? ये और आ गया 7.5। तो भारत कितना हो गया? 5.5 घंटे किसके आगे? जीएमटी के आगे। तो आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहे हैं। तो आप देखते हो क्रिकेट मैच कब शुरू होता है? दोपहर के बाद शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि उनकी सुबह के टाइम हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे ऐड होते हैं। तो रात तक चलता है कि नहीं मैच? रात तक चलता है। उनके लिए तो दिन ही होता है, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाती है? हमारे लिए रात हो जाती है। किससे डिसाइडेड होता है? सूर्य से डिसाइडेड होता है। सभी लोगों को इसका अंडरस्टैंडिंग आया या नहीं आया? स्थिति का, स्थिति क्या बताती है? स्थिति हमें बताती है कि किस प्रकार की चीजें वहां पर
हो रही हैं तापमान की दृष्टि से, समय की दृष्टि से। इस पर एक विवाद जरूर आता है कि भारत ने अपना जो मानक समय है वो 5:30 क्यों कर रखा है, तो उसको अभी हम और लोकेशन में देखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति को और थोड़ा अंदर की तरफ जाके देखें, इसको देशांतर की स्थिति में देखें। तो भारत का मानचित्र बनाना आता है, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो एक तो जो कायदे से बनना है वो तो ये बनेगा। तो जो हमारे भूगोल वैकल्पिक के छात्र हैं उनको तो बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि उनको उसमें अधिक अंक मिलने का संभावना रहती है। लेकिन जो लोग भूगोल के वैकल्पिक वाले नहीं हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए भी अभी आपको तो आप ये मानचित्र अभी नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके मुख्य बिंदु देखने हैं। ये इस तरह से इस आकृति को अगर मैं देखूं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन रखी है, तो ये ऐसा सा लगता है कि नहीं लगता है। अब इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर के नाम का, पूर्वोत्तर के नाम का, गुजरात के नाम का बना दें तो बन जाएगा। ये क्या है, ये एक मानचित्र है। और ये क्या है, ये ऐसे ही एक रेखा चित्र है, इसको हम थीमेटिक कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं अभी के लिए, अपनी समझ के लिए। वहां परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा में बहुत सारी चीजें हैं, समय के साथ सीख भी सकते हैं, मैं सिखा भी सकता हूँ, बट पहले दिन मैं इसमें ड्राइंग की तरफ अभी मेरा फोकस नहीं, अभी परिचय है तो उसको करेंगे। इसके आसान तरीके हैं, झट से हो जाता है, 15 से 20 सेकंड में मानचित्र बन जाना चाहिए। तो अभी जबरदस्ती ना करें, ये बनेगा नहीं। और बेकार में ये जब बनेगा तो ऐसा लगेगा कितना एंटी नेशनल काम किया तुमने, और ऐसे नहीं करना चाहिए, देश की शान में गुस्ताखी नहीं करें। और ये तो हुए कुछ लोग जो बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं भाड़ में गया मैप, मैं क्यों बनाऊं, उन आलसी लोगों के लिए ये। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 दे दिए हैं, सब श्रेणी के छात्र क्लास में बैठते हैं, रोक सकते नहीं है, तो ये हमने डाल दिया आपके लिए। ठीक है, अब हम इसमें भारत की अभी भी स्थिति में है, किस में है, स्थिति में है। तो आप यूं समझिए कि मैंने भारत को जो यहाँ पे था, जहां जो मैंने स्थिति बताई, अब मैंने भारत को क्या कर दिया, नक्शे को जूम कर दिया, नक्शे को क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो अब भारत के निश्चित रूप से इसका एक दक्षिणस्थ बिंदु होगा, होगा या नहीं होगा, ये एक अक्षांश होगा, एक इसका उत्तरतम बिंदु होगा, होगा या नहीं होगा। ये यहां पर आएगा कुछ और ये यहां पर आएगा, ये नॉर्दर्न आएगा और ये सदर्न आएगा। तो ये अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्या कहलाता है, मुख्य भूमि भारत। क्या कहलाता है, मुख्य भूमि भारत। अब बहुत से छात्र ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो मानचित्र नहीं बना पाए, वो सोच रहे हैं हम क्या करें। तो आपके पास अगर एटलस है तो एटलस में लिखिए, एटलस है अगर आपके पास, पढ़िए, आप मजे से लिखिए, जीएस के छात्र अपनी एटलस को यूज करिए। तो आपके पास मानचित्र आता है, वो आपको दिखाई दे रहा है, अगर कुछ आपको चेक करना हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सदर्न बिंदु है ये कितना है, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऐसा ही है। तो आप चाहें तो अपने मानचित्र पर वहां भी लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। और ये वाला कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उत्तर ही उत्तर है, उत्तर ही उत्तर है या नहीं है। तो आपके पास अगर एटलस भी है तो उसकी चोंच पे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बना, ये क्या बना, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का यहां लिख दूं अक्षांशीय विस्तार, कितने से कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर इनको घटा दिया जाए, अगर घटा दिया जाए तो इनके बीच का जो गैप होगा वो भारत का अक्षांशीय विस्तार दे देगा कि नहीं। तो 37, 6 में से 8 4 घटाओ तो कितना आता है, लगभग 29 डिग्री का विस्तार है।
कितना विस्तार है हमारा? अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री का विस्तार हमारा ये। अब ये याद होना चाहिए, मैंने कहा आज की क्लास में, आज की क्लास के बाद ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? नॉर्थ साउथ एक्सपेंस हो गया। कितना? ये क्या है? ये बिंदु क्या कहलाता है? कन्या कुमारी। ये क्या कहलाता है? वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट नीचे, वो आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, कॉल एक तरह का दर्रा होता है, इंदिरा कॉल, तो हम उसमें से चल रहे हैं। तो ये इंदिरा कॉल हो गया, ये हो गया, ये हमारा उत्तर दक्षिण हो गया। कितने डिग्री अक्षांश? 29 डिग्री है। अगर इसको किलोमीटर में बदला जाए तो कितना आता है? कितना है? 3, 2, 1। गिनती याद है? और पीछे एक 4 लगा दो, 3214। तो कितना है? 3214 किलोमीटर। आंकड़े हैं, कोई चेंज नहीं होता, याद कर लेना फॉर गुड, याद कर लेना फॉर गुड। ये क्या कहलाता है? हमारा अक्षांशीय विस्तार। दक्षिणस्थ अक्षांश से चले उत्तर तक चले तो ये हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों यहां पर क्या है? अंडमान निकोबार भी है। अंडमान निकोबार आप देखेंगे ये 8 डिग्री के नीचे तक जा रहा है। तो यहां पर हमारा द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका दक्षिणस्थ बिंदु क्या है? वो इंदिरा पॉइंट है। वो कितने डिग्री है? 6 डिग्री। 6 डिग्री 4 मिनट है। एक बार चेक करो इसको, यहां पे मैंने डाला हो, यहां डाला है 6 डिग्री, इसमें डाला हुआ 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि का डाला है, ये नहीं डाला है। ये डिग्री 45 है, 6 डिग्री 45। ठीक है, डन। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रेट निकोबार। और इसको क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। तो अगर वो हमसे पूछता है कि हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हमारे पास है। अगर हमसे पूछता है दक्षिणस्थ बिंदु मेनलैंड पे क्या है, कन्याकुमारी। अगर उसके अलावा पूछता है भारत का दक्षिणस्थ बिंदु, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। पिगमेलियन पॉइंट भी उसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, साथ साथ में जो लिखते जा रहे हैं वो लिखते चले जाएं, साथ साथ में जो लिखते जा रहे हैं लिखते चले जाएं। आपके पास बुकलेट भी रहेगी, बुकलेट में भी ये डेटा दिया होगा, बट साथ साथ में जब लिखेंगे तो वो चीजें जुड़ती चली जाएंगी। डन। अच्छा, अब हम कहां पर हैं? अब हम इसके देशांतरीय विस्तार पर आ जाए। देशांतर में सबसे पश्चिम यहां हो गया और सबसे पूर्व यहां हो गया, तो हमने इसको जोड़ा। क्या किया? जोड़ दिया। तो ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, कौन सा राज्य है ये? अरुणाचल प्रदेश। जगह का नाम किबिथु। ठीक है, यहां पर क्या है? गुजरात। पीले से लिखता हूं। जगह का नाम गुहार मोती। अब इसकी हमें चिंता नहीं करनी है, वो आपसे नहीं पूछेगा इन बिंदुओं का। जो बिंदु आपका, जैसे इंदिरा कॉल की हम बात करते हैं, इंदिरा कॉल आज जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन हमने ये बिंदु यहां पर डाले हुए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका देशांतर पता करना। इसका देशांतर कितना, जल्दी बताओ? 68 डिग्री 7 मिनट। ईस्ट या वेस्ट? बट ये तो वेस्ट में है। सर क्योंकि हम कौन से गोलार्ध में हैं? हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, हम पूर्वी
गोलार्ध में। और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री, ठीक है, ये याद होना चाहिए, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं देशांतरीय विस्तार, क्या लिख रहा हूं, देशांतरीय विस्तार, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर इनको घटाया जाए तो ये भी कितना आएगा, 29 डिग्री आएगा। 97 में से 68 घटाइए, 29 डिग्री का फिर से आ जाएगा। और ये कितने किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो ये वाला कितना है, 2933 किलोमीटर। डन। ये हमारे बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, डेटा है जो हमारे पास होने चाहिए। अब ये चित्र में बना लीजिए, एक बार दिमाग में छप जाता है, जब मौका मिले एक बार पेज को दोबारा दोहराया, याद आ जाएगा। बट इस पे जितना टेस्टिंग करेंगे, जितना बार बार दोहराएंगे, तभी बहुत से छात्र कहते हैं सर याद करता हूँ भूल जाता हूँ। मैं भी चीज़ों को याद करता हूँ भूल जाता हूँ, उसको दोहराने से चीज़ें फिर से आ जाएंगी। ठीक है, जिन लोगों को लिखित में चाहिए हमारी बुकलेट में भी है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंस 8 डिग्री 4 से 37 6 तक 3216। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से लगभग दो हाफ्स में से काटता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, 68 7 है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लगभग समान है, 29 डिग्री। ठीक है, और 82.5 हमारा क्या है, मानक समय है, 5 घंटा 30 मिनट। भारत की औसत ऊंचाई मीन एलिवेशन 160 मीटर है, बॉम्बे हाई से ली जाती है। तो भारत की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई का मतलब भारत के पास ऊंचे क्षेत्र भी है, हिमालय बहुत ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सुंदरबन में जाऊंगा वो समुद्री स्तर पर ही हो जाता है, तो चीजें ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं। अगर हमें औसत लेनी है तो 160 मीटर, ये बॉम्बे हाई से ली जाती है, 160 मीटर। डन। अब एक सवाल जो इसमें चर्चा का बनता है वो ये बनता है कि दोनों के दोनों 29 डिग्री हैं, इन दोनों का मान जो है जब किलोमीटर में आता है तो ये अलग क्यों। ठीक है, इन दोनों का मान जब किलोमीटर में आता है अलग क्यों है। और हम देख रहे हैं तो भारत जो है उत्तर दक्षिण में इसका खिंचाव ज्यादा है। आप देख सकते हैं 3200, तो आप बनाते भी हैं तो आप देखेंगे ये लंबा ज्यादा दिखता है, चौड़ा कम है। तो ऐसा कैसे हुआ कि 29 डिग्री चाहे लैटिट्यूड में हो चाहे लॉन्गिट्यूड में हो, इनमें अंतर क्यों है, जल्दी बताइए। जिन कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखा है, हाँ जी बताइए। बहुत अच्छी बात है, इसका एक ही उत्तर है, बैठ जाइए प्लीज। इसका उत्तर यह है कि दोनों का स्केल सेम नहीं है, दोनों का स्केल सेम नहीं है। 1 डिग्री का देशांतर और 1 डिग्री का अक्षांश अगर किलोमीटर में बदला जाए तो दोनों की मात्रा सेम नहीं है। ठीक है, अक्षांशीय स्केल बदल जाता है, उसका कारण मैं आपको दिखा सकता हूं। उसका कारण यह है कि अगर हम मैप देखते हैं तो मैप में चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं, ऐसे दिखाई देती। मान लीजिए मैंने इसको लिया 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये क्या है, अक्षांश, 8 9 और 10। और इनमें दूरी कितनी है, डी, मान लीजिए डी। और यहां से हम कितने से शुरू हुए थे, 68 से शुरू हुए, 68 69 70, ये भी डी है। अगर ये सेम होते तो जितना भी देशांतर और अक्षांशों में अंतर है वो समान आना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो ये हमारा विषुवत रेखा, ये हमारी प्रधान, कौन सा अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश। डन। अब मुझे बताइए ए और बी सेम है या अंतर है, अंतर है। यहां तो कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर था या नहीं था, नहीं था, क्योंकि सेम ही रहता है।
लेकिन यहां पर हम जब जाते हैं तो आप पाएंगे देशांतरों में किलोमीटर के हिसाब से जो दूरी है वो कहां पे सबसे ज्यादा होती है, कहां पे शून्य होती है। तो ऊंचे अक्षांशों पर जाने पर जो उनकी दूरी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जो इनकी मापनी होने को तो एक ही डिग्री है, मान लीजिए मैं इसको 68 डिग्री और 69 डिग्री मान लो, 68 69 डिग्री मान लो। इसमें दूरी ज्यादा है, इसमें कम है या नहीं है? देशांतर तो वही है, देशांतर तो वही है, लेकिन जहां पर आप उसे नाप रहे हो, ध्रुवों के पास माप रहे हो, उन्हीं देशांतरों के बीच की दूरी अलग है। लेकिन अगर मैं यहां पे अक्षांश करूं, अक्षांशों में कोई दिक्कत, अक्षांशों में कोई दिक्कत नहीं, अक्षांश की दूरी स्टैंडर्ड रहती है। तो इसलिए ये अंतर आता है। तो जो इन्होंने कहा वो उत्तर को एकदम स्पष्ट भाषा में कि देशांतर और अक्षांश को मापने की जो मापनी है, स्केल है, वो अलग होता है। इसलिए दोनों की डिग्री का जो किलोमीटर में मान है वो सेम नहीं है। तो 29 डिग्री लैटिट्यूड का जो मान आया वो आया 3214 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूड का जो मान आया वो कितना आया, 2933 किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गए? ठीक है, लैटिट्यूड भी हो गया, लॉन्गिट्यूड भी हो गया। कोई अहम रेखा यहां से गुजर रही है, तो कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही, कर्क रेखा। और एक रेखा हमने यहां पर ली हुई है, कौन सी है ये हमारी कौन सी गई, 82.5। वो खैर और इधर से जाती है, ये मानचित्र उस पर नहीं बनाओ। ठीक है, सभी लोग अपना एटलस में मानचित्र देख लेंगे और मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देंगे। एटलस खुली हुई है आपके पास। मैं चाहता हूं एशिया का मानचित्र देख लीजिए, एशिया का मानचित्र ऑनलाइन के छात्र भी देखेंगे। ये तो ड्राइंग थी, जो चीज है ये हमारे पास है। एशिया का मानचित्र दिखाई दे रहा है? एशिया, एशिया बिल्कुल, एशिया घुमा लीजिए। एशिया का राजनीतिक मानचित्र, भारत दिखाई दे रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है ना? एटलस को घुमा लीजिए, जिनके पास एटलस वैसे ही आ गए, हाँ तो फर्मा घुमा लीजिए, उत्तर अप होना चाहिए आपका। इसमें इसमें समुद्र की तरफ भारत का सबसे निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत को कौन विभाजित कर रहा है, कौन सा जलाशय? पाक जल संधि दिख गई, मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंस, कुछ चीजें हमें यहां पर मार्क करनी है। तो यहां पर मैं एक बना रहा हूं और इसको क्या मैं लिख रहा हूं, PALK, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है, पल्क नहीं है, ये पाक है। तो पाक जल संधि हो गया, वहीं पे मार्क कर लीजिए एटलस में, कोई ऐसा नहीं कि आपको चिंता होने वाली है। ठीक है, यहां पर हो गए हम। ठीक है, अब एक और चीज बताना चाहता हूं, यहां पे मैंने कुछ द्वीप बनाए थे, मैं यहां भी एक द्वीपों का समूह बनाना चाह रहा हूं। ये कौन से द्वीप है हमारे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद एक और द्वीप है जिसपे हमारा हाल ही में बातचीत हुई, पर्यटन को लेकर बातें हुई, सारी चीजें, और जो चाइना के करीब जाता दिखाई दे रहा है वो क्या है, मालदीव। तो अभी यहां पर अगर मुझे सीमांकन करना है तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की सीमा क्या कहलाती है, 8 डिग्री अक्षांश, या चैनल भी इसीलिए उसका नाम रखा गया। तो 8 डिग्री चैनल हमें किससे अलग कर रही है, भारत को मालदीव से, भारत को मालदीव से। क्यों, आपसे मैप खुलवाया, वहीं पे देख लो, मार्क कर लो, उसी के बीच की लाइन लगा के उसको 8 डिग्री चैनल लिख दो। एटलस पे ही लिख दिया 8 डिग्री चैनल। यहां पे श्रीलंका था, श्रीलंका को हमने क्या किया, पाक स्ट्रेट से हमने बांट। अच्छा, अब जो हमारा बच्चों यहीं पे आप देखोगे पिग्मेलियन पॉइंट, जहां पे अंडमान निकोबार खत्म होता है, यहां पर दक्षिण में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप शुरू हो जाता है। सुमात्रा और इसके बीच में जलाशय होगा, नाम बताइए। मलक्का नहीं है, इनके बीच में अंडमान सागर बच्चों यहां पर है, अंडमान सागर इधर है। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल सर मेरी एटलस में नहीं है। ठीक है, भारत के एटलस में आ जाइए, बड़ा करके देख लीजिए, इसी के भौतिक मानचित्र में देख लीजिए। तो भारत को इंडोनेशिया किससे विभाजित होता है, ग्रेट चैनल। मालदीव से किससे विभाजित होता है, 8 डिग्री अक्षांश। श्रीलंका से किससे विभाजित होता है, पाक स्ट्रेट से। इसी तरह से ये जो हमारे द्वीप चले जा रहे हैं,
ये हमारे अंडमान निकोबार, और यहां पर आप देखेंगे ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार से भी हमारा विभाजन है, यहां पर चैनल है, नाम क्या है? कोकोस चैनल। देखिए जरा, कोकोस चैनल दिया हुआ है, कोकोस चैनल। तो कुछ सीमांकन मैंने किया है, मालदीव से मैंने 8 डिग्री चैनल किया, श्रीलंका से मैंने पाक स्ट्रेट कर दिया, मैंने इंडोनेशिया से क्या कर दिया? ग्रेट चैनल कर दिया, और म्यांमार से क्या कर दिया? कोकोस चैनल कर दिया। ये 4 विश्व मानचित्र पे दिख रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब एशिया पे नहीं दिखाई दे रहे। अब भारत के मानचित्र पे आ जाइए। ये सब प्रीलिम्स का काम चल रहा है, जो अभी तक आपसे चर्चा की है प्रीलिम्स का काम चल रहा है। इसे आज आपका होमवर्क है, याद कर देना है, ये याद हो जाना चाहिए फॉर गुड। जहां देखा 2-4 जगह पर वो। तो इंडिया का मानचित्र कहां पे आ जाएगा? जल्दी आ जाओ। इंडिया का मानचित्र ऑनलाइन वाले छात्रों के पास तो एटलस रहेगी रहेगी। इंडिया में भौतिक भी है आपके पास, राजनीतिक भी है, 7-8 नंबर पेज पे होता है। पहले तो पाक स्ट्रेट ढूंढिए, पाक स्ट्रेट भौतिक में आसानी से मिलेगा। भौतिक राजनीतिक दोनों होते, राजनीतिक में बहुत सारी शहरों के नाम रहते हैं। मिल गया पाक स्ट्रेट? मिला? मिला या नहीं मिला? ठीक है। अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सा होना चाहिए? कोकोस चेक करो, है कोकोस लिखा है? कोकोस नहीं है तो कोकोस द्वीप लिखा होगा, लिखा हुआ है। जिनको नहीं मिल रहा पड़ोसी की सहायता ले लो। मिला? मिला या नहीं मिला? इस बार ने पहली बार मानचित्र देखा, अंडमान तो देख लो, कम से कम पता चला। तुम ऐसे ही नागरिक बन रहे हो, तुमने देखा ही नहीं है। अंडमान के उत्तर में देखना है, मिल गया। अब अंडमान के दक्षिण में चले जाओ, क्या ग्रेट निकोबार द्वीप दिखाई दे रहा है? ग्रेट निकोबार एकदम दक्षिणस्थ द्वीप जो होगा हमारा ग्रेट निकोबार होगा, है या नहीं है? बिटिया कलम उठा लो, पेंसिल उठा लो, इसमें मार लो, कोई दिक्कत नहीं। सच में किताब पे लिख लोगे, यहाँ पेंसिल पड़ी तो है सामने, पेंसिल से मारो उसको। घबरा रहे हैं अगर गंदी कर दी तो। एटलस और दहेज डजंट गो वेल, है ना? मिल गया। अब इन्होंने जो मानचित्र बनाया उसमें ग्रेट निकोबार इतना नीचे रख दिया, कुछ जगह ही नहीं छोड़ी है ग्रेट चैनल की, है ना? तो उसके नीचे क्या आएगा? ग्रेट चैनल आता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सभी लोग परिचित हो गए। परिचित होना जरूरी है, इसके साथ थोड़ा समय बिताया करें, जितना करेंगे उतना ज्यादा काम आने वाला है। डन एवरीवन? एक लंबा सा फिगर है हमारे पास, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब जिन लोगों को नॉर्मल याद नहीं होता, ये कैसे याद होगा? ठीक है, तो लिखने के लिए मैंने लिख दिया। ये मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, आपके मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, है ना? तुम्हें पार्क स्ट्रेट दिखाई नहीं देता, और आपके आलस से मैं वाकिफ हूं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। तो कितना कर दें? 3.3 लाख कर दूं? भाई 32 था, मिलियन कर दूं इसको, मिलियन में हो जाएगा। 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर चलेगा? मिलियन में 3 जीरो आती है ना, 3 इधर 3 इधर, 3.3 कर दिया। चल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी देशभक्ति दिखाता है। क्या दिक्कत है? 3.27 है। चाइना हर चीज पे जो है अपना कब्जा ले लेता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही तो दिया मैंने। भाई कल को पीओके भी लेना है, चाइना के भी होश ठिकाने लगाने हैं, तो 3.3 आएगा, आएगा। जो लोग 3.3 भी याद नहीं कर सकते, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ 3.3 किस लिए लिखवाया है। कुछ हमारा जो है, अगर हमारा मरुस्थली क्षेत्र हम देखने पे आए तो भारत का कुछ 1.1 या 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मरुस्थली है, यानी 1/3 हो जाता है कि नहीं? मरुस्थली और शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र तो हमारी मदद करता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, बाद में जब हम बात करेंगे तो ये मदद करेगा। उसके अलावा हम विश्व का कितना क्षेत्रफल है प्रतिशत के हिसाब से? 1.2
2.4, 2.43, हाँ थोड़ा सा और चाहिए था मुझे, बढ़ाना है। 2.43%। आबादी कितनी हमारी? 17%। 17% आबादी जो रुक नहीं रही है, दौड़े जा रही है। ठीक है, 17% आबादी है। विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4। और जो सुपर आलसी हैं, जिनको कुछ नहीं याद करना, हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश, ये तो याद कर लोगे। 7th लार्जेस्ट। तो आकार की दृष्टि के भी आंकड़े हैं। कुछ लोग ये स्क्रीन देखकर कह सकते हैं सब बर्बाद कर दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए रफ वर्क था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप रिवीजन भी करना चाहते हो, एक पेज लीजिए, जो आपके दिमाग में आता है उसको लिखते चले जाइए, उस पेज को फेंक दीजिए डस्टबिन में। रिवीजन तो ऐसे ही होता है। जब भी आपको रिवाइज करना है, ये तो आंकड़े हैं ना, अभी इसमें कुछ भी सैद्धांतिक नहीं है। ये मेरे कुछ चयनित छात्र हैं, तो वो अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, वो इस तरह से बना के रख लेते हैं। ये मानचित्र होता है, ये एक्चुअल नोट्स हैं, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स ऐसे ही बनाए हुए हैं। इंदिरा पॉइंट है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लेफ्ट राइट, यही होता है। अब आपको चाहिए कि वो अनुच्छेदों में लिखा होगा, वाक्यों में लिखा हो, एक ने कहा सर रिकॉर्डेड में लिख चुका हूं, अब उसके आगे क्या करवाओगे? तो ये सिर्फ आंकड़े वाली चीज है। मैं कह रहा हूं किताबों में बार बार जाने की जगह अपना एक नोट्स बनाएं, आपके सामने करके दिखा दिया कि किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, जो छात्र रिकॉर्डेड सुन चुके हैं वो आए लाइव में भी, तो आपके पास ये अवसर होता है, केवल नोट्स ना बनाएं, आपको मूल दृष्टि से भारत की स्थिति पता होनी चाहिए। स्थिति की वजह से भारत की जलवायु पता होनी चाहिए। उसके बाद भारत का समय हमने देख लिया, मानक समय, कर्क रेखा, और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसकी भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गए सब लोग? सब लोग क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास खुला हुआ है, तो एक एक करके मानचित्रों का परिचय ले ले। और वो वाला जो प्रश्न है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, वो थोड़ी देर में करेंगे। तो हमारा पहले राजनीतिक मानचित्र ले लें सभी लोग, जल्दी से राजनीतिक मानचित्र खोल के रखें। कौन सा खोला? राजनीतिक मानचित्र। परिचय चल रहा है राजनीतिक मानचित्र का। यार एक बार चैट ऑन कर देना, अगर ऑनलाइन छात्र भी यहां तक मेरे साथ है। नोट्स मैंने आपको बता दिया, इसको मिनिमम नोट्स में ही रखेंगे। तो पहला काम सभी लोग, कि जो हमारी प्रमुख अक्षांश देशांतर है वो तो हम देख चुके हैं। अब हम राजनीतिक मानचित्र में पहली चीज हमें दिखाई देती, अलग अलग रंग के राज्य हैं, है ना। तो भारत के जितने भी राजनीतिक इकाई हैं वो अलग अलग रंग के राज्य हैं। राज्य और उनकी राजधानी हमें पता होनी चाहिए। राज्य, राजधानी, और उसके साथ में बहुत सारे छोटे मोटे शहर भी हैं, वो सारी चीजें। लेकिन एक जीएस के छात्र को मोटे तौर पर क्या पता होना चाहिए? राज्य, राजधानी, और अगर इनमें से कोई शहर इंपॉर्टेंट है तो वो या न्यूज में है तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके ऊपर ही दूसरा मानचित्र क्या है? भौतिक मानचित्र दिखाई दे रहा है। दूसरा मानचित्र क्या है? भौतिक। इसके रंग कम हो जाते हैं, इसमें फिर स्टैंडर्ड रंग आएगा, हरा रंग आएगा, पीला रंग आएगा और भूरा रंग आएगा, तीन ही रंग होंगे, और रंगों का शेड बदल जाएगा। और जल के लिए क्या आएगा? नीला रंग आएगा। हल्का नीला, गाढ़ा नीला, गहराई का सूचक। नीले का गाढ़ापन, गहराई का सूचक। हरे का गाढ़ापन, मैदान का सूचक, जितना ज्यादा मैदानी होगा उतना हरा रहेगा। भूरे का गाढ़ापन, ऊंचाई, पर्वत का सूचक। ठीक है, तो भारत में हमें कहां पर मैदान दिखाई दे रहे हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में मैदान दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं। भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर की तरफ भी कुछ मैदान दिखाई दे रहे हैं, और तटीय रेखाओं में, तट के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैदान। बीच में पूरा का पूरा पठार, ठीक है, और उत्तर में पर्वत। अब ये कैसे बने, क्यों बने, इनका भूगर्भिक इतिहास क्या, वो सारी बातें की जाएंगी। आज सिर्फ परिचय लिया जा रहा है, रंगों से हम परिचय ले रहे हैं। मुझे बताइए, हल्का नीला रंग कौन से तट पे ज्यादा है, पश्चिमी या पूर्वी तट पे? सभी लोग उत्तर देंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी जल्दी। पश्चिमी क्षेत्र में हल्का नीला रंग ज्यादा है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
भारत की पश्चिमी शेल्फ ज्यादा चौड़ी है, पूर्वी शेल्फ कम चौड़ी है। दिखाई दे रहा है? सिर्फ रंग रंग से बता रहा हूं, सिर्फ रंग रंग से बता रहा हूं। ठीक है, डन। लेकिन जब मैं भूमि पर आता हूं तो हमें हरा रंग देखना है, तो हरा रंग आप देखेंगे पूर्वी तट का हरा रंग ज्यादा है। तो तटीय मैदानों में पश्चिमी तटीय मैदान पतले हैं और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। लेकिन निमग्न तट में इसका विपरीत हो जाता है। इसे नोट करने वाली बात है कि हमारा पश्चिमी तट का जो निमग्न तट है वो चौड़ा है और पूर्वी तट का निमग्न तट वो क्या है? संकरा। अच्छा, निमग्न तट किसका सूचक होता है? वहां पर हार्बर या पोर्ट बन सकते हैं कि नहीं? तो भारत में पश्चिमी तट पर ज्यादा पोर्ट निर्माण, हार्बर निर्माण, मत्स्यन का विकास कहां पर ज्यादा हुआ है? पश्चिमी तट पर ज्यादा हुआ है, पूर्वी तट पर कम हुआ है। ये मोटी मोटी चीज केवल देखने भर से पता चलता है। ठीक है, डन। सो पूर्वी पश्चिमी हो गया, पूर्वी पश्चिमी हो गया। ये परिचय था सिर्फ रंग से। अब वापस आते हैं, राजनीतिक मानचित्र पर चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो मेरा है कि हमारी जो ये कर्क रेखा है, नहीं पहले हम इसमें देखते हैं हमारे पास राज्य कितने कितने राज्य हैं हमारे पास। भारत के पास 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये है 8। 28 राज्य हो गए तो उनकी राजधानियां भी होंगी। ये सब हमें याद होने चाहिए। अब 28 राज्यों की राजधानियों में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी राजधानी में कंफ्यूजन होता है? सब रटी हुई हैं, रटी हुई हैं। पूर्वोत्तर में जाके कुछ कुछ फंस जाते हैं, है ना? पूर्वोत्तर में जाके सर वो समझ में आता है। तो आसाम की क्या है, बिना देखे बताओ? दिसपुर है, गुवाहाटी है? दिसपुर पक्का है, क्योंकि वहां फ्लाइट तो गुवाहाटी ही जाती है, दिसपुर नहीं जा रही होती। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन 28 राज्यों को भौगोलिक रूप से देखेंगे। ठीक है, सोच बनानी इनके बारे में कि कैसे दिखाई देते हैं भौगोलिक रूप से। और अगर मैं आपको सूची दूं तो सूची आपके लिए बोरिंग भी होगी, याद भी नहीं कर पाएंगे। इसी चर्चा में हमें कुछ इन राजधानियों के बारे में पता चलेगा। तो हम 28 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न आप सबसे ये है, अभी उस राजधानी को नहीं देखेंगे, कि जो हमारे राजधानी है किस काम के लिए होती है राजधानी? क्या उपयोगिता है एक राजधानी की? प्रशासनिक या राजनीतिक या दोनों? तो राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक, तीनों का केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, उसके अलावा जो भी विकास के कार्य हैं, विकास के कार्यों में मान लीजिए सड़क निर्माण है, मान लीजिए बांध निर्माण है, मान लीजिए हरियाली खेती देखनी है, वो सारी चीजें, उनका भी एक केंद्र होना चाहिए। तो हर एक चीज का एक केंद्र रखा जाता है, तो राज्य का एक केंद्र बनाया जाता है। राज्य का केंद्र क्या होता है? वो राजधानी कहलाता है। राज्य बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो राज्यों को और छोटी चीजों में तोड़ा, वो क्या हो गए? जिले हो गए, जिसका आप कलेक्टर बनना चाहते हो। जिले का भी एक केंद्र होता है, जिले का भी हेडक्वार्टर होता है। तो हम क्योंकि जीएस की हम बात कर रहे हैं, हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो हम राज्य स्तर तक रुकने वाले हैं। अब किसी भी राज्य की राजधानी वो भौगोलिक रूप से देखा जाए, ये तो हमने मान लिया कार्यकारी रूप से तो वो केंद्र है, फंक्शनल सेंटर है। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हमें कहां पर रखना है, कहां होनी चाहिए? भौगोलिक केंद्र में स्थित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि वहां का भूगोल क्या इस बात को टैली करता है जो हमने किया है, नहीं किया। हम एक एक राज्य को देखने वाले हैं। इस चक्कर में हमारी थोड़ी चर्चा भी होगी, थोड़ी हमारी सोच भी खुलेगी। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? गंगाधर हैं, ये कह रहे हैं गांधीनगर, भोपाल, रांची और आइजोल ये होता है अ, रटने का दुष्परिणाम। ठीक है, जगह जगह पे मेंढक टर्राने लगेगा, टर टर टर, उल्टी कभी भी आ सकती है। तो ये है कि हमारी कर्क रेखा पर कौन सी राजधानियां हैं? तो 4 राजधानियां हैं। पूछा नहीं पूछा, लगे हाथ उल्टी कर दिए। एक तब से छाप रहा है, क्या रिकॉर्डेड क्लास इनफ है? क्या रिकॉर्डेड क्लास इनफ है? हाँ भाई, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आपको अगर यही पूछना है कि रिकॉर्डेड इनफ है नहीं है, इनफ है नहीं है, तो आप समय बचाइए। मैंने क्लास के प्रारंभ में ही कह दिया ना कि भाई अगर आपको, आपका उद्देश्य भारत भूगोल है, किन्हीं कारणों से क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी भी व्यस्तता थी और बहुत सारी क्लासेस थी और कुछ
मेरे पिताजी के स्वास्थ्य का भी इशू था, तो मैं वैकल्पिक भी दे रहा था तो नहीं ले पाया। तो हमने कहा कि छात्र जो हैं तब तक रिकॉर्डेड कर लें। तो जिनका उद्देश्य ये था कि भारत का भूगोल उनकी समझ में आ गया, अच्छी बात है, आपको रिकॉर्डेड ने भी मदद कर दी। आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि ये वाले टॉपिक में रिकॉर्डेड में मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस पर्टिकुलर क्लास में आ जाइए, वो भी हो सकता है। या मैं इतनी समझदारी की अपेक्षा कर सकता हूँ अपने छात्रों से, भैया तो मैं आपको बिल्कुल बुद्धू मान के चलूं, वो जो इसने कहा सर वो वाले नोट्स लिख लिए, इसके भी लिखूं क्या? अबे तब भी भारत भारत ही था, आज भी वही है, अक्षांश देशांतर बदल थोड़ी गया, वही रहेगा। तो ये इतनी भी अगर हमारे पास समझ नहीं होगी तो एक दिक्कत है। डन। दूसरा ये है कि आप कर चुके हैं, आप क्लासेस कर चुके हैं, आपके पास अवसर है। मैंने अभी पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा कि मैंने क्लास में उत्तर दिया, तो आप बिल्कुल दे सकते हो सही उत्तर भी। तो भाई देखिए, गलती करके तो हमारा आत्मविश्वास टूटता है। वो जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें आपके नंबर नहीं आते हैं, सर बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा हो अच्छा लगा लो यार। अच्छा लगता है तो ऐसा लगता नहीं यार ये तो सच में आईएएस बना देगा, थोड़ा उसको भी कर लीजिए। बट फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जिनके पास समय की कमी है, मान लीजिए आप किसी जॉब में भी हैं और सारी चीज़ों में हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं। आपको कोई एक विशेष एरिया है जहाँ पर आपको चुनौती है, उसकी क्लासेस की रूपरेखा आपके सामने है ही, आप उस क्लास में आ सकते हैं, उसके आगे पीछे का पता कर लीजिए। ये मैं आप पे सोच छोड़ता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो आईएएस बनने वाले हैं इतनी तो समझ रखेंगे ना, उसके हिसाब से चलते हैं। तो हम राज्यों में चल रहे हैं, तो हमारे पास पहला राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 में से 2 तो यहीं पर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो चुकी है, और दूसरी क्या बनी है? लद्दाख, लेह बनी है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका मानचित्र दिखा रहा है। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले एक राज्य था। इस राज्य की 2 राजधानियां थी। क्या थी? 2 राजधानियां थी। सिर्फ चर्चा का विषय, आपको लिखने की जरूरत नहीं, जहां मन करे वहीं पे लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश। तो इसकी एक राजधानी होती थी शीत राजधानी, वो जम्मू हुआ करती थी। ग्रीष्म राजधानी श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर सर्दी में एकदम बर्फ से ढक जाता है। तो आपको प्रशासनिक केंद्र आपने कहा, राजनीतिक केंद्र आपने कहा, वो सारे काम तो रुक जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। तो इसलिए काम जम्मू से हुआ करता था। तो जम्मू और श्रीनगर दोनों की लोकेशन देखकर मुझे बताइए, क्या ये जम्मू और कश्मीर के केंद्र में थे? हाँ या ना, जल्दी से। नहीं थे, नहीं थे। और आपकी और मेरी सोच में क्या है? होने चाहिए। आपकी और मेरी सोच में होने चाहिए। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्या उत्तर प्रदेश के मध्य में है? चेक कर लो। कह रहा नहीं है। देखो ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो आपकी राजधानी अगर यहाँ पे, तो सेंटर में, अगर यहाँ है तो नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ है तो यहाँ पर है, तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये कोड है आपके पास, सेंटर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। कहाँ थी? नॉर्थ में थी। अरे ओरिजिनल जो जम्मू कश्मीर था, ओरिजिनल जम्मू कश्मीर में आपको क्या करना है? लो, इतना बड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हैं, ये ऐसे थी, ऐसे था ना? तो आपको क्या करना है? काल्पनिक ऐसे कर देना। तो मुझे बताइए, श्रीनगर यहां पर है? नहीं है। श्रीनगर यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? यहाँ पर है? तो यहाँ है। तो कहाँ पे खिसकी हुई थी? पश्चिम में। और जम्मू कहाँ है? जम्मू यहाँ पर है। यही तो बात है। फ्री। डन। ठीक है। तो कहाँ पे थी? केंद्र से हटी हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहां पर है? लखनऊ। तो 2 सवाल मेरे पास, 2 सवाल, क्योंकि चर्चा चल ही रही है। पहली बात कि ये जम्मू कश्मीर में केंद्र में क्यों नहीं थी? फिर देखेंगे भौतिक मानचित्र भी दिखेगा। राजनीतिक में तो ऐसा लगता है सब कुछ प्लॉट खाली है, लेकिन अगर राजनीतिक की जगह भौतिक देखेंगे तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ पर्वत, वहां जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं। तो भूगोल ने अलाउ नहीं किया था। तो भूगोल में क्या था? यहां पर सब क्या थे? पहाड़ होने की वजह से आप कहां पे जाएंगे? केवल घाटी में। तो ये क्या है? हमारी कश्मीर की घाटी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर में आतंकवाद का एक भौगोलिक कारण,
कश्मीर में आतंकवाद का भौगोलिक कारण यह है कि यहाँ सब जगह क्या है, पहाड़ पहाड़ पहाड़, लेकिन एक घाटी है और वो घाटी जो है दोनों में भारत और पाकिस्तान में बटी हुई। वैली ऑफ कश्मीर जो है उधर भी है इधर भी है, तो वहां आना जाना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसे रोकने के लिए कौन है? उसे रोकने के लिए सेना लगी हुई है। ठीक है, अगर हम जो बात कर रहे हैं, हमने एलओसी रखी हुई है, यहां पर वो है और हमें, लेकिन वहां पर से वो क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, गैर कानूनी रूप से अंदर आ सकते हैं, यहां पर घुस सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही प्रकृति नहीं घुसने देती, तो इसलिए इसलिए यहाँ का भूगोल ऐसा है कि ये वैली ऑफ कश्मीर जो है कश्मीर में भी है उसका फैलाव और पाकिस्तानी कश्मीर में भी है, तो वहां से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। कब कोशिश करते हैं? सर्दी से पहले, क्योंकि सर्दी में तो वैसे ही ये भी घाटी बंद हो जाएगी, क्यों, सब तो बर्फ से ढक जाएगा, तो गर्मी में कर लेंगे। गर्मी में अभी क्या थे, पर्यटन कहाँ पहुंचे हुए थे, गर्मियों की छुट्टियों में पहुंचे हुए थे। उस समय पूरे के पूरे बॉर्डर की निगरानी करना और उसमें थोड़ी बहुत चूक होना, ये जगह ढूंढते हैं और वहां पर जहां से भी सहायता मिलेगी किसी तरह से घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक बॉर्डर जिसने यहाँ पर हमारे बॉर्डर में भूगोलिक कारणों से, जबकि आप देखेंगे यहां से हमें टेंशन नहीं है, यहां से तो अपनी जान पे खेल के आएगा, हमें मारने की जरूरत नहीं, पहले ही मर जाएगा, हमें तो शायद राहत और बचाव की जरूरत है। अच्छा तुम पार करना चाह रहे थे तो तरीके से आते ना, अप्लाई कर देते। डन। तो ये हुआ यहां के लिए। लखनऊ, लखनऊ तो केंद्र में है। ठीक है, लखनऊ क्या है, लखनऊ केंद्र में है। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। श्रीनगर राजधानी केंद्र से अलग होने की वजह से, केंद्र से थोड़ा सा खिसकी होने की वजह से, क्या इस क्षेत्र के समान विकास में कोई समस्या आई? आई या नहीं आई? आई, क्या समस्या है? किसका विकास नहीं हुआ? वैसे ही नहीं हो पाती, अब कौन सा हो रही है? पहली चीज ध्यान दीजिएगा, बॉर्डरिंग राज्य है, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन, जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है वो है नहीं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कोई राजधानी केंद्र में है? आंख आंख आंख, जैसे वो मम्मी देखती ना बिंदी सेंटर में लगी है इधर, आईने में देख के मम्मी सही करती है ना बिंदी, कह रहा हम कैसे पता कर सकते हैं? अब एक कल्पना, बताओ क्या ठटाओ यार, ये फिर ऐसी ऐसी बात करने लगता, फिर आईएएस की बात करेगा, हम कैसे पता कर सकते हैं? ड्राइंग बना के दिखाई, मास्टर जी ने ऐसे कहा, एक ऐसे रेखा डाल लो। ठीक है, और ये ऐसे वाले होते हैं, नाप के देख रहा होता है एकदम स्केल से, इतना खतरनाक नहीं होना, सामान्य सोचो। ठीक है, तो पहली चीज तो बॉर्डर पे अगर आप जो है उसको पेट्रोलिंग में दिक्कत होगी तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक कैपिटल हो जाती है, यहाँ का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज ये है कि जब आपके दुर्गम भूगोल होता है तो वहाँ विकास में चुनौतियां आती हैं। तो स्वाभाविक सी बात हुई कि जम्मू का विकास हुआ, श्रीनगर का विकास हुआ, लेकिन लद्दाख क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इसीलिए लद्दाख की हमेशा एक मांग रही कि हमारे हितों की अनदेखी होती है। अगर आप वैसे भी देखें, अगर इसको धार्मिक रूप से भी देखने की कोशिश करें, अगर हम इनकी जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू जो है हिंदू आ जाता है, हिंदू बहुल हो जाता है, और कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल हो जाता है, और तीसरा क्या आता है, लद्दाख, जहां पे बुद्धिज्म भी है कि नहीं? और इसको मैं सांस्कृतिक विविधता कहूंगा। लेकिन जब केंद्र हो गए श्रीनगर और जम्मू, तो क्या हमें लद्दाख अलग होता दिखाई दिया कि नहीं? बहुत लंबे समय से उनकी मांग रही कि हमारे हितों की अनदेखी होती है, हमारा विकास जो है हमेशा द्वितीयक उस पर रहता है, प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो इसलिए एक मांग थी, उस मांग के चलते एक यूटी अलग बनी कि नहीं, लद्दाख, तो ये यूटी बनी। तो ये जो मांग बनती है, ऐसे ही एक और उदाहरण जो हमारी लेटेस्ट राज्य बना इससे पहले, तेलंगाना है। तो तेलंगाना आंध्र का हिस्सा है, आंध्र तटीय क्षेत्र भी है और एक बीच का क्षेत्र भी है जो अब तेलंगाना बन गया है। तो तेलंगाना ऐसा क्षेत्र था, वो वृष्टि छाया क्षेत्र था, वहां पे बारिश भी नहीं होती थी, वहां की कृषि भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में तटरेखा आपने देखी, इतनी बड़ी तटरेखा है, वहां नौवहन का विकास हो सकता, आर्थिक रूप से सब कुछ है। तो तेलंगाना ने कहा कि भाई हमारे साथ यहाँ पर भेदभाव होता है, विकास की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो इधर के लिए होती है, तटीय क्षेत्र के लिए होती है, तेलंगाना और रायलसीमा को इसमें अनदेखी करते हैं। तो ये जो अन्य राज्य की मांग होती है, कहीं ना कहीं पे राजनीतिक
और प्रशासनिक असंतुष्ट करने के भौगोलिक कारणों से होती है। समझ में आया? अब क्या इसका इलाज राजधानी को केंद्र में कर देना है या नहीं, उसका उदाहरण बनता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है या नहीं है? सरकार तो इसे उत्तम ही कहती है अब, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में एकदम, आप सोच के बताइए मुझे, राजधानी केंद्र में होने की वजह से क्या बहुत ज्यादा विकास हो गया? अब होने को तो हम जानते हैं कि दक्षिणी राज्यों में ज्यादा विकास हुआ है। दक्षिणी राज्यों में अगर हम जॉब का भी सिनेरियो देखें तो वहां पे लोगों के पास रोजगार भी ज्यादा है, महिलाओं का शिक्षण और महिलाओं का स्तर अगर हम देखें वो भी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राजधानी केंद्र में थी, फिर क्यों गड़बड़ हुआ? तो उत्तर प्रदेश का आकार बहुत बड़ा है। बल्कि इसमें तो एक छुटकू यहाँ पर उत्तराखंड भी हुआ करता, उत्तराखंड ने भी हाथ जोड़ लिए, भाई हमें छोड़ दो। क्यों? ये क्या है? मैदानी। ये क्या है? पर्वतीय। तो उनका तीर्थ के लिए तुम हमारे पास भेज देते हो, बट विकास के लिए अपने मैदान में ही रहते हो, तो हम अपना खुद ही कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज ये। अब जब आपका राज्य बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसके प्रशासन के लिए केंद्र जो है सबसे दूर होने लगता है। केंद्र क्या होने लगता है? सबसे दूर। और अगर हम भूगोल में आज बात कर रहे हैं, भूगोल में बड़े का मतलब ये मत समझ के चलिए कि भूगोल में केवल आकार में बड़ा है। भूगोल में सब चीजों में बड़ा है, संस्कृति में बड़ा है। संस्कृति में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं और तू में ही बात करता हूं, लेकिन यहां से चलते चलते मैं सिंगुलर से प्लूरल हो जाऊंगा। मैं चला था, हम पहुंचे, बदल जाएगा कि नहीं? इधर मैं तू बोल दो तो बुरा मान जाएगा, और यहां पे मैं तू ना बोलो तो टेंशन होती है, अपना नहीं है, ये पराया है। ठीक है, यहां बात बात में आप विराट कोहली के स्वर सुन सकते हैं। जब वो बोलते हैं वो मीन नहीं करते वो चीज, वो उनकी भाषा का हिस्सा है, वो उनका जीरा है जो वो बोल रहे हैं, वैसा नहीं मीन कर रहे। यहां पे तो अपशब्द हो गए, बोला कैसे? मैंने तो बोला ही नहीं, नहीं बोला तो था, नहीं मतलब मीन नहीं किया था। यहां पे तो निकल रहा होता है, वो चीजें बदल जाती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां बहुत ज्यादा आर्थिक प्रगति हुई है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे मटेरियल प्रोग्रेस ज्यादा है, यहां पे लोगों के पास आर्थिक दृष्टि से ज्यादा है। लेकिन आर्थिक चीजों में जाते जाते फिर आप क्या हो जाते हैं? वस्तुनिष्ठ ज्यादा हो जाते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर प्रेम ज्यादा है। यहां सड़क पे रेड लाइट पे दो झापड़ मार के मार सकते, किसी की भी जान ले सकते हैं, है कि नहीं? यहां बड़ी बड़ी कार दिखाने का शौक है, यहां पर कार है ही नहीं, सब सब चंगा सी। यहां पर मतलब पूरा का पूरा विश्व टेंशन में आ गया, जितनी आबादी नहीं है उनकी, उतने तो नहाने पहुंच गए थे। उनकी आबादी नहीं है उतनी, पूरी कोशिश करें तब नहीं बढ़ पा रही है उनकी। हमारे तो नहा के स्नान करके लौट आए, दो चार आ भी नहीं पाए। बहुत ही अलग चीजें। तो यहां पर जो हम चुनौती देखते हैं, यहां पे नारी का स्तर, यहां पे नारी का स्तर, यहां पे कृषि का स्तर, यहां पे कृषि का स्तर, यहां का आर्थिक, यहां का आर्थिक, यहां की राजनीति और यहां की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी केस स्टडी है, और बता रहा हूं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आबादी का क्षेत्र है विश्व का। अगर हम देशों के भी देख लें तो सबसे पहले भारत, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको लगता है योगी जी जो हैं राज्य देख रहे हैं ना? देश। और देश में अलग अलग, सब अलग अलग। तो सोच के देखिएगा। तो ऐसे केस में क्या आपने देखा क्षेत्रीय मांग बनती है कि नहीं बनती है? क्षेत्रीय मांग की, यूपी जो है ये राज्य बहुत बड़ा है, राजनीतिक प्रशासनिक रूप से इस राज्य का बेहतर प्रशासन के लिए मांग बनती है कि इसके कुछ हिस्से किए जाएं। अब वो कब होंगे, क्या होंगे, बट एक मांग रहती कि नहीं रहती? सिमिलर एक मांग अभी हम दक्षिण में पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में निकल के आएगी, मराठवाड़ा और विदर्भ की।
तो केवल ये कह देना कि राजधानी अगर केंद्र में है वो समाधान है, वो नहीं है। राजधानी केंद्र में होना चीजों को सुगम तो कर सकता है, लेकिन आपको अपना आकार देखकर और आपको अपने अवसर देखकर, अपना भूगोल देखकर केंद्र में बनाओगे, पहाड़ पे बनाओगे, पहाड़ की चोटी पर जब कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। ये भी होता है। और एक और चीज मुझे दिखाई देती है कि देश तो बाद में बने ना, मनुष्य तो पहले आए थे। तो मनुष्य ने परंपरागत रूप से सभ्यताओं का विकास कर लिया। कहाँ पे पहुंचे? जहां पे सुगम भूगोल था, अच्छा तटीय क्षेत्र था या नदियों का क्षेत्र था। ये प्राचीन कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से कुछ सभ्यताओं ने अपनी अपनी जगहें बना ली हैं, तो वो अपनी जगहों पर बने ही रहेंगे। कुछ हमने देखा उपनिवेश काल में, जब ब्रिटेन जब हम पे राज करता है, तो ब्रिटेन का तो कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत का एक समान विकास हो। उसे बस ऐसा विकास चाहिए था जिससे उसका काम चलता चले। तो उसको चीजें, हमें हमारे जो संसाधन थे उसको वापस ब्रिटेन भेजना था और ब्रिटेन की चीजों को आयात करना था। उसने सिर्फ पोर्ट का निर्माण किया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं बनाए। क्या किया? कलकत्ता उसकी पहली राजधानी थी, कलकत्ता कर लिया। फिर उसने केंद्र में आके दिल्ली में राजधानी शिफ्ट की, तो कलकत्ता दिल्ली हो गया। उसके बाद नीचे मद्रास हुआ करता था और बंबई और कुछ गुजरात के क्षेत्र में। तो ये ब्रिटिशर्स के काल में ही हो गया था, उन्होंने किया। क्षेत्रीय विकास उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन यहां जब भारत आजाद भी हो गया तो आबादी और आर्थिक अवसर ज्यादा थे कि नहीं थे? तो अब पश्चिम बंगाल को अपनी राजधानी चुननी है। आपके पास कलकत्ता जैसा शहर है, तो क्या आप उसे राजधानी रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे। बट क्या वो केंद्र में है, भूगोल के केंद्र में है? नहीं है। उसी तरह महाराष्ट्र को करनी है अपनी राजधानी, वो बंबई रखेगा ही रखेगा। और उसमें क्या चुनौतियां आती हैं हम उन्हें एक एक करके देखते जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर क्लियर हो गया सभी लोगों को कि केंद्र से हटा हुआ था, इसलिए मांग भी बनी, और अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो उससे चल रहा है। हिमाचल में आइए जरा, हिमाचल में जल्दी से बताइए मुझे कहां पर है? यही एक्सिस रखना है, नॉर्थ साउथ सेंटर कहां है? ईस्ट वेस्ट सेंटर। लगभग आपको अप्रोक्सीमेट एक एक्सिस बनाना है, साउथ में है। तो साउथ को खिसकाने का कारण क्या? आपको भौतिक भूगोल दिखाई दे रहा है, वहां सब पर्वत हैं, उसके नीचे ही आएगा। ठीक है। इन दोनों राज्यों में प्रशासन में, कल को आप आईएएस बनेंगे, मेरे बहुत से छात्र इस तरफ जो हैं आईएएस इन पहाड़ी राज्यों में, उनके लिए ये सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, दुर्गम भूगोल है। यहाँ आपदा खूब आती है। आपदा प्रबंधन, लोगों को जो बाढ़ से या हिमस्खलन से, भूस्खलन से जो विस्थापित होते हैं, उनके खास ध्यान रखना चुनौती है। वहाँ के संसाधनों की रक्षा करना, वहाँ के वनों की रक्षा करना, ये सारा चुनौती है। अगर आप सोचते हैं कौन से राज्य में आईएएस बनेंगे, तो यहाँ भौगोलिक चुनौती रहती है। और अगर आप बॉर्डर में हो तो एक बॉर्डर मेंटेनेंस भी एक बड़ी चुनौती आती है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। राजधानी क्या है? शिमला। जल्दी से एक बार बोल भी लेंगे, राजधानी हो जाए। अब हम आते हैं पंजाब और हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़। बेटा आप शर्मा क्यों रहे हो? आपको मिल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कुछ लोग ऐसे, मैं नहीं बोलूंगी, आईएएस बन के बोलोगे, मुझे पता है, आज भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जिस दिन मैं बनूंगी उसी दिन बोलूंगी थैंक यू सर, अच्छा लगा पढ़ के। अभी भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे इस सारे असहजता को मिटाओ। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन के छात्रों के पास ये अवसर नहीं है। ऑफलाइन के जो छात्र आए हैं, उतना संवाद आपका होना चाहिए। आत्मविश्वास भी बढ़ाइए। जिस वजह से दिल्ली आए हैं उसका पूरा लाभ तो लीजिए। नोट्स तो वो छाप ही रहा है, एक रिकॉर्डेड छाप चुका है, एक आज दोबारा छाप रहा है। पिछले वाला नीली स्याही से छापा था, आज हरी से छाप रहा होगा। ठीक है, डन। तो इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और मुझे समस्या लगती है, चंडीगढ़ क्यों हो दोनों की राजधानी? या पंजाब? पंजाब देखिए जरा, बॉर्डरिंग स्टेट है कि नहीं? पंजाब में आतंकवाद की भी एक समस्या रही एक जमाने में। आज पंजाब में वो समस्या नहीं है। पंजाब में समस्या हो गई ड्रग्स की। और ड्रग्स भी कहां से आते हैं? वो भी बॉर्डर पार आते हैं। पंजाब के युवा जो हैं वो भी हम देखते हैं। तो एक जमाने में जब पंजाब में आतंकवाद पनपा, जिसमें हमने देखा जिसमें 84 में जब हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है, उसके बाद वो होते हैं, वो सारी जो भड़काऊ चीजें थी, वो एलिमेंट्स, अगर आपकी राजधानी होगी वो कंट्रोल बेटर करेगी कि नहीं करेगी? मुझे बताइए, पूरे के पूरे पंजाब की राजधानी एक कोने में आ गई है कि नहीं आ गई है? पंजाब के प्रशासन में ये जो ड्रग्स का है इसको भी रोकना है। और जिस तरह का हमारा बॉर्डर है, अभी जो हुआ, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बमबारी हुई पंजाब के बॉर्डरिंग क्षेत्रों में हुई कि नहीं हुई? तो प्रशासन को यहां पर होना चाहिए। एक एक राजधानी दोनों को दे देने का चुनौती है कि नहीं है? हरियाणा एक ऐसा राज्य जो कृषि पे आधारित है, जिसके पास कोई नदी नहीं है, बिना पानी का राज्य चल रहा है हरियाणा।
कब से बात चली है कि हम ये सतलुज यमुना को लिंक कर देंगे, एक नहर आ जाएंगी। चुनौती है कि नहीं है? चुनौती। अब हरियाणा किससे बात करे? राजधानी दोनों की कॉमन कर रखी है कि नहीं? और वो राजधानी को भी क्या स्टेटस दिया हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक मांग बनती कि नहीं बनती? और किसी और वजह से नहीं है, यहाँ की अपनी चुनौतियां हैं, यहाँ की अपनी संस्कृति है, यहाँ के अपने लोग हैं, तो उनका एक प्रशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दोनों को एक राजधानी दी गई है अभी के लिए, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, क्या हो गया ये? चंडीगढ़। ठीक है, राजधानी का इशू आ गया इसमें, केंद्र में नहीं है। सिर्फ फिर ऐसा क्यों है? ऐतिहासिक कारणों से। फिर से आपको बताया कि जब हम आजाद हुए तो ऐसे राज्य तो नहीं थे, सरदार पटेल ने बहुत से राज्यों को एकीकरण किया। तो जब एकीकरण कर रहे थे छोटे छोटे राज्यों के लिए, उतनी सारी बनाने की जगह उस समय के लिए क्या कर दिया? एक चंडीगढ़। बट समय बदल गया, 2025 में बात कर रहा हूं, 2025 में बात कर रहा हूं, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, वो एक सोच बननी चाहिए। राजस्थान कैसा लग रहा है इसके बाद का राज्य? जयपुर है। जल्दी से बनाओ, उसमें एक्सिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है, पूर्वी में आ रहा है, पश्चिमी में क्यों नहीं आ रहा? एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है कि जल्दी से देखिए, अरावली है भौतिक मानचित्र में। तो अरावली के पश्चिम में यहाँ पर मरुस्थल ज्यादा हो जाता है। तो मरुस्थलीय होने के कारण और आबादी भी कम हो जाती है, तो प्रशासनिक चुनौतियां और बाकी चीजों के लिए केंद्र क्या है? जयपुर केंद्र बनता है, इसलिए यहां पर रखा गया। और पश्चिम को सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे वहां बीएसएफ आ जाएगा, बाकी चीजों के पोस्ट आ जाएंगे, वो सारी चीजें वहां चली जाती। डन। बट निश्चित रूप से पश्चिम का विकास जो है वो स्ट्रेटेजिक कारणों से हमारे केंद्र के पास ज्यादा रहता है, वो राज्य सरकार इधर ज्यादा करे तो ज्यादा अच्छा। राजस्थान हो गया, अब कहां पर आ जाएं? उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड देख लिया, उत्तराखंड की राजधानी केंद्र में है कि नहीं? नया राज्य बना है? नहीं है। कहाँ है? साउथ, नॉर्थ में चेक करो, नॉर्थ वेस्ट में। उत्तर में तो पहाड़ हो गए ना, उत्तर में तो हो ही नहीं सकता, पहाड़ हो गए। तो एक तो देहरादून चल रही है और दूसरी गरसैन भी है। ठीक है, बट यहाँ पे देहरादून दिया हुआ आपके लिए, आप देहरादून पर रुकिए। और ये भी अपने स्थान से वहां से नीचे की तरफ खिसका हुआ है, क्योंकि पर्वत जितना वो अवसर देंगे वहीं पर है, और फिर हमारे पास वो राजधानी मिल जाती। और आप सोचिए, जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से, भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, स्थिति के रूप से वहां से कटा हुआ था कि नहीं केंद्र से? तो यहाँ पर एक एक चीज बनती भी थी, तो एक राज्य की मांग बनी, और एक लंबे काल में वैसी सोच बनी, तो एक नया राज्य बन गया। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य में आ रहे हैं हम। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल कहां पर है? ये एकदम बीच में, एकदम बीच में है कि नहीं? थोड़ा सा साउथ हो जाएगा, बट मोटे तौर पर बीच में। बट सोच के देखिएगा, ये मध्य प्रदेश जब एक हुआ करता था छत्तीसगढ़ के साथ, तब वो राजधानी क्या केंद्र में थी? नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या इनसे, मध्य प्रदेश के मुख्य भूमि से जो राज्य था उससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई हमारी अनदेखी हो रही है? और क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है संसाधन युक्त राज्य है? क्या आप ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं? तो जनजातीय लोग हैं, संसाधन के लोग हैं, संसाधन यहाँ से संसाधन का दोहन होगा, जनजातीय लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। इसमें कोई व्यक्ति आकर अगर उनको उकसाना शुरू करे कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो क्या वो ऐसी बातों में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? यहाँ नक्सलवाद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? जहां पे ये सोच दी गई कि जो आपकी सरकार है, राष्ट्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, वो आपकी शत्रु सरकार है। तो यहाँ नक्सलवाद इसलिए होता है ऐसे विचारों को। तो हमने उस भी राज्य को जगह दी कि नहीं दी? अब छत्तीसगढ़ की क्या है राजधानी? भिलाई है। रायपुर ऐसे मत बताओ, भिलाई लगे हाथ, जल्दी से देखो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो पहली पहली बार देख रहे हो बोल भी लो रायपुर। कोई भिलाई, जो भी एक दो शहर सुने हैं बड़े वाले बता दिए। रायपुर। ठीक है, रायपुर है। अब ये यहाँ के प्रशासन की बात है, बट फिर भी आप देखेंगे दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर, दांतेवाड़ा, इन सारे क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर, बल्कि मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश का भी जो तेलंगाना क्षेत्र है जहां पर यही बात हुई, यहाँ से नक्सलवाद सीधा जाता है नेपाल तक। ये पूरी की पूरी पेटी में नक्सलवाद का विकास हुआ, एक तरह की असंतुष्टि थी, तो उसके लिए भी राज्य बनाए गए। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। गुजरात में राजधानी कहाँ है? गांधीनगर कहाँ है? नॉर्थ में है, ईस्ट में? ईस्ट में है।
पश्चिम में हमारे पास दो प्रायद्वीप हैं, कच्छ का प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है और काठियावाड़ का प्रायद्वीप। जरा उसमें देखिए, भौतिक मानचित्र में लिखा होगा, ये तो फिजिकल है, कच्छ और काठियावाड़। कच्छ में तो समुद्री जल का भराव रहता है, वहां पर बनता है नमक, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र नमक के लिए है। पहले यहाँ पे एक मरुस्थल हुआ करता था, सागर हुआ करता था, ये सारी चीजें यहाँ पर। तो यहाँ पर आबादी ज्यादा आई नहीं पारंपरिक रूप से। नीचे जाएंगे काठियावाड़, काठियावाड़ भी आप देखेंगे भौतिक मानचित्र में, तो बीच में तो पहाड़ी क्षेत्र है, तट पे कुछ क्षेत्र है, तो ये भी बहुत रहने योग्य नहीं। रहने योग्य है गुजरात के मैदान। अब गुजरात के मैदान किसने बनाए? पहले नदी ढूंढेंगे, माही नदी, जल्दी ढूंढेंगे माही नदी। ये वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। जल्दी से माही नदी देख लिया? माही नदी देखा कि नहीं देखा? माही नदी। उसी के बाद एक नदी उत्तर से आती है, साबरमती नदी। साबरमती आ रही, गांधी जी का साबरमती आश्रम, साबरमती नदी। और तीसरी आपकी नर्मदा आएगी, जो पूर्व से आएगी। नर्मदा आ रही है। और ये कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? खम्बाट की खाड़ी है। खम्बाट की खाड़ी है कि नहीं? तो खम्बाट की खाड़ी में ये तीन नदियों ने मैदान बनाए। ये मैदान क्या कहलाते हैं? गुजरात के मैदान। यहां पर आपको यहाँ के प्रमुख शहर मिलेंगे, जिनमें आपकी राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद यहीं पर है। मिल गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया? कर्क रेखा का भी आ गया। तो मध्य में ना होने का कारण भी दिखाई दे गया, कारण भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो हमारे एक छात्र ने लिखा था, चार राजधानियां, अब आपको अपने राजनीतिक मानचित्र में कर्क रेखा चला देनी है। पेंसिल से चलाइए कर्क रेखा, जल्दी से कर्क रेखा पूरे के पूरे मानचित्र पे चला दीजिए, राजनीतिक मानचित्र पे पेंसिल से। और मुझे देख के बताइए वो कौन चार राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के आसपास आती हैं। एक उनमें गांधीनगर है, जल्दी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। गांधीनगर मिला, गांधीनगर है कर्क रेखा के पास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी है। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। और फिर पूर्वोत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आइजवाल, किसकी राजधानी? मिजोरम। चार राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के पास आती हैं। इनको पश्चिम से पूर्व तक बिठाने के लिए, जमाने के लिए प्रश्न आ सकता है। ये चार क्लियर होनी चाहिए, मानचित्र पे डला हुआ है, इसे ही मार्क करके रख लेंगे। उसी तरह से दूसरा प्रश्न ये भी आ जाता है कि इसी रेखा पे कौन से राज्यों को छूता है। तो अभी जो हम राज्यों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपके दिमाग में एक चित्र भी बन रहा होगा। गुजरात, राजस्थान, इनको छू रहा है कि नहीं छू रहा है? जल्दी से देखिए, गुजरात, राजस्थान। अगला राज्य कौन सा आना चाहिए स्वाभाविक? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये चार तो छुएगा ही छुएगा, चार छू रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। अच्छा, झारखंड की अभी हमने चर्चा नहीं की है। झारखंड और बिहार एक राज्य हुआ करते थे, एक राज्य हुआ करते थे। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि झारखंड में अलग राज्य की मांग क्यों की गई? पहाड़ी एरिया है? पहाड़ी तो नहीं, पठारी एरिया है सर। एक तो वहां जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, संसाधन, संसाधन युक्त है, खनिज है। छोटा नागपुर पठार भारत का मिनरल हार्टलैंड कहलाता है। तो बिहार के पास, बिहार के पास एक खजाना था। क्या खजाना था? सारे संसाधन, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। उस खजाने से जो भी दोहन से जो पैसा आएगा वो बिहार के विकास में लगेगा। लेकिन बिहार विकास कहाँ का कर रहा है? बिहार अपने मैदानी क्षेत्र का कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र थे, दक्षिण के जो क्षेत्र थे, इनमें एक असंतोष का भावना आएगी, नक्सलवाद भी पनपेगा, पनपेगा कि नहीं पनपेगा। और जनजातीय लोगों को भी ये लगेगा कि हमारे लिए नहीं। तो इसलिए ये राज्य बने। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? बिहार का होगा। क्योंकि बिहार के अब जो खजाना है वो तो खत्म हो गया। अब बिहार के पास क्या खजाना है? अब उनका मानव संसाधन उनका खजाना होना चाहिए। लेकिन मानव संसाधन का स्तर, उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार, ठीक है, उनका एक सामाजिक सोच, जाति पाति में बटे हुए हैं अभी भी, वो सारी चीजें फंस गई कि नहीं फंस गई? तो बिहार में एक चुनौती होगी। अभी तक क्या चल रहा था? एक नेता बनेगा, नेता जो है अपने अपना जो जो पसंद है उस क्षेत्र में, जहां जहां उसका चुनावी प्रभाव चाहिए उसके लिए पैसा खर्चेगा। पैसा कहां से आ जाएगा? झारखंड से आ जाएगा। तो झारखंड का स्वाभाविक है, झारखंड राज्य बना, राजधानी क्या है? रांची। अब यहीं पे दोनों के दोनों केस हैं। बिहार का तो केस आपको समझ में है। अब झारखंड पे आते हैं, खजाना है। अब तो सब चंगा सी हो जाना चाहिए झारखंड का।
तो अब राजनीति और प्रशासन ये कितना स्मार्ट है, कितना तत्पर है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सच में एक इच्छा है उस क्षेत्र के विकास की, तब तो होगा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का आंदोलन भी था, वो सरकार भी बनी, आज तक चल रही है, लेकिन क्या वो इस क्षेत्र का भाग्य बदल पाई? अभी तक नहीं बदल पाई। क्या दूसरी सरकारें, क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी? मुझे पता नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई भी उम्मीद देती हुई दिखाई नहीं देती है। फिर चाहे बिहार में संसाधन विहीन बिहार देख लो, जिसको स्पेशल स्टेटस भी मिल जाता है तब नहीं कर पाता है, और संसाधन युक्त झारखंड देख लो, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि केवल भूगोल के संसाधन होना या ना होना ये गारंटी नहीं है कि विकास होगा या नहीं होगा? वहां पे जो लोग उसे चला रहे हैं, कितने तत्पर हैं, कितना उनका विश्वास है उस क्षेत्र की सेवा के लिए, वो कहीं पर चूक हुई है, वो दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारी कर्क रेखा झारखंड को भी छूती है। झारखंड को छू गई, रांची इसी पर आता है, कर्क रेखा के पास आता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को छुएगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल छू रही है। उड़ीसा छू रही है कि नहीं? नहीं। पश्चिम बंगाल तक तो ये मुख्य भूमि छू गई। उसके बाद पूर्वोत्तर के दो राज्य छुएगी। कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजवाल, जिसकी हमने बात की। त्रिपुरा की एक बड़ी अजीब सी राजधानी है, अगरतला। ये लगभग बांग्लादेश की सीमा पर है। अक्सर आप देखेंगे कि राजधानियां अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास नहीं होती हैं। क्यों? स्ट्रेटेजिक होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, उसको थोड़ा पीछे की तरफ किया जाता है, लेकिन ये एकदम सीमा के पास। बल्कि जब बांग्लादेश का बन रहा था, बांग्लादेश जब बन रहा था, तो उसमें जो भी निर्णय हुए, मुझे लगता है कि एक निर्णय ये भी होना चाहिए था कि पूर्वोत्तर का थोड़ा हिस्सा समुद्र तक जाना चाहिए था। त्रिपुरा का एक्सटेंशन कहाँ तक आना चाहिए था? समुद्र तक। तभी आपने देखा हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बयान कि पूर्वोत्तर भारत तो जो है भारत के हिस्सा, वहां पे तो कनेक्शन ही नहीं है उनके पास। ऐसा सुना आपने? नहीं सुना? चाइना में जाके आजकल वो नया वाला दाना खा रहे हैं, तो चाइनीज दाना खाकर, चाउमीन खाकर उनको चक्कर आने शुरू हुए। उन्होंने कहा भारत का पूर्वोत्तर तो प्रैक्टिकली तो भारत के पास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उनका ये कहना है कि अगर आपको जाना है पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि से, तो कहाँ से जाएंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, थोड़ा सा ऊपर से गैप है कि नहीं है? उस गैप को क्या कहते हैं? चिकन स्नैक। उसी में से जाना पड़ेगा। और ये चाइना में बोल रहा है, उसका इरादा क्या है कि आप चाहो तो चिकन नेक है, नेक है, कभी भी गर्दन दबा दो। वो ये कहना चाह रहा था। तो भारत ने पहले तो बांग्लादेश को बताया, सुनो, जितना प्लॉट दिया है ना, वो प्लॉट वापस ले लेंगे, वो वैसे ही पूरा हो जाएगा, नंबर वन। दूसरी चीज, जो तुम इतना चिल्ला रहे हो कि इधर चिकन स्नैक है, तो यहाँ पर म्यांमार से एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट। हम पूर्वोत्तर को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स है, भूगोल के करंट अफेयर्स है। हमारा जो डोकलाम विवाद हुआ वो भी वहीं पर हुआ, चुम्बी वैली, जो हमारे भूटान, देखिए जरा, भूटान और सिक्किम के बीच में एक छोटा सा गैप है, वो चुम्बी घाटी जो है। तो चाइना की नजर वहां पर, और आपने देखा इजराइल और ईरान में भी आपने देखा, और यूक्रेन और रशिया में भी देखा, भारत पाकिस्तान में भी देखा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। नहीं तो आप जब मन, जिसके पास पावर है वो बम मारे, क्या दिक्कत है? जब पावर है वो बम मारे। हम मारेंगे तब तक मारेंगे जब तक तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करोगे। इजराइल के पास है न्यूक्लियर वेपन, इजराइल के पास अघोषित न्यूक्लियर वेपन है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अपनी सुरक्षा देखनी होगी। ये सोचना कि कल को मेरे साथ कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, डोनाल्ड ट्रंप तो किस वक्त खड़ा है किस वक्त लेटा है समझ में नहीं आता भाई। वो इतनी तगड़ी चिलम चढ़ाए हुए हो, और उसकी भाषा देख लो, मुझे तो लगता है उससे भाषा एकदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली होनी चाहिए। वो अंग्रेजी में करता है, हम थोड़ी हरियाणवी में करके दिखाएं उसे। उससे सीधी बात होनी चाहिए। उससे कोई ऐसी बात ये उम्मीद रखना कि डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी के लिए खड़ा होगा, वो अपने देश के लिए नहीं खड़े होने वालों में से, वो अपने देश के लिए नहीं खड़े होने वालों में से हमारे लिए क्यों खड़ा होगा वो? अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसने दिखा दिया किसके साथ खड़ा हुआ था वो। तो सीधी सी बात है, हम तटस्थ हैं। तटस्थ क्यों हो भाई? जहां पे खड़ा होना है, जो बात सही है उस पर नहीं खड़े हो, हम आपके साथ हैं, जब जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीजें उनको जब जरूरत पड़ती है वो है। तो भारत को अपने ये हितों को साधना, ये चुनौती होती है। त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, जो अभी मैंने आपसे कहा मैदानी क्षेत्र है, भारत के पूर्वोत्तर में दो ही जगह हैं जहां मैदान है। एक असम राज्य, भौतिक मानचित्र में देखिए, असम राज्य और त्रिपुरा। त्रिपुरा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वैली ऑफ कश्मीर,
पाकिस्तान और उसमें शेयर होती है, वैसे त्रिपुरा का मैदान जो है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर होता है, इसलिए हम उसमें आते हैं। वो तो हमने जब बनाई, वो सीमांकन किया, वहां पर हमने एक पोर्ट की ओपनिंग नहीं दी, नहीं तो वो दे देते तो काम बन गया होता। आज त्रिपुरा में बड़ी चुनौती है, त्रिपुरा में मुझे विकास करना है, त्रिपुरा में मुझे भवन निर्माण करना है। भवन निर्माण के लिए ईंट गारा कहाँ से आएगा? मुख्य भूमि से आएगा, ट्रकों से आएगा, सब कुछ होगा। पेट्रोल कहाँ से आएगा? ट्रकों से आएगा, वो सारी चीजें। तो ये चुनौती हुई है पूर्वोत्तर में, कनेक्टिविटी की एक चुनौती है, ये इतिहास में हो चुका है, ये हो चुका है। भारत को इसके साथ रहना है, और भारत का पड़ोसी रहना तो है ही है, बांग्लादेश को भी आजकल कुछ नए नए चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, तो इसमें और भी ज्यादा भारत के लिए चुनौती होती है कि पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का क्षेत्र सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, और वहां भी जनजातीय लोग हैं, तो वहां छोटी मोटी बातों को बड़ा बढ़ने से रोकने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। और इसी में मुझे सबसे ज्यादा चिंता ये होती है कि हमने मणिपुर जैसे मुद्दे को इतने समय तक जलने दिया है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को इतना लंबा चलने देने का, कहीं पर ये दिखाई देता है कि स्ट्रेटेजिक एरिया में ये इतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर चाहे उसमें आपको वहां तक पहुंच ले जाकर वहां के लोगों से आपस में उनमें बातचीत करवाकर वो जितना चाहिए था वो होना चाहिए। बॉर्डर के एरियाज में खासकर जब हमारे नेबर्स इस तरह के हैं, हम जितना ज़्यादा समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देंगे, उतना ज़्यादा केंद्र सरकार के नंबर वहाँ आएंगे, न कि इस चीज़ को जलते रहने में आएंगे। ठीक है, वहाँ कौन सी सरकार है, वहाँ केंद्र सरकार चल रही है नहीं चल रही है, मुद्दा खत्म होना चाहिए था, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खींचा है। तो पूर्वोत्तर की तरफ आ गए हैं, तो पूर्वोत्तर की तरफ ही देख लें। सबसे बड़ा राज्य और आबादी के लिहाज से भी कौन सा है? असम। असम आप देखेंगे हरे रंग का है। हरे रंग का किस में है? भौतिक मानचित्र में। हरे रंग का होने का मतलब मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र के मैदान है। ये नदी यहाँ पर आती है, जब हम इसके अफवाह की बात करेंगे, यहाँ रेगुलर बाढ़ भी आती है, तो आपदाग्रस्त भी क्षेत्र है, यहाँ पर चुनौती है, आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रहेंगे। इनकी राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, अब आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, तीनों राज्य असम को छूते हैं कि नहीं? जल्दी देखिए, तीनों राज्य छूते हैं असम को। तीनों ने अपनी राजधानी असम की सीमा के पास की है। जल्दी देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, असम की सीमा के पास है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, सीमा के पास है। अभी हमारे पास मेघालय की राजधानी शिलोंग, वो भी सीमा के पास है। तो ये यही क्षेत्र है, मैदान के पास भी रखना और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर भी रखना। ठीक है, अगरतला अकेली एक राजधानी है जो इस तरह से चल रही। सभी लोग क्लियर हो गए? और एक और चीज मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ये बॉर्डर में सब असम के पास हो गए, तो ये सेंटर में नहीं है किसी की भी राजधानी। मणिपुर अकेला है जिसकी राजधानी सेंटर में मिलेगी आपको। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये सेंटर में है। क्यों सेंटर में है? मणिपुर की बनावट ऐसी है, मणिपुर की बनावट ऐसी है कि यहां पर ये जो है बच्चों, ये केंद्र में मणिपुर, ये केंद्र में चारों तरफ पहाड़ है। चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। केंद्र में ही घाटी है, तो वहां पर उनकी राजधानी होगी इम्फाल। अब यहीं से बच्चों एक नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, नदी का नाम मणिपुर नदी। मणिपुर नदी म्यांमार की एक और नदी से जुड़ेगी जिसको कालादान कहते हैं। क्या कहते हैं? कालादान। और कालादान पे पोर्ट है यहां पर सितवे। तो भारत क्या चाहता है, और भारत ने उसके लिए वो किया हुआ है कि जो भी यहाँ की चीजें हैं, पूर्वोत्तर में जो भी विकास हो रहा है, कोई चीज यहाँ से निर्यात होनी है, सीधा लाओ मणिपुर से कालादान में आओ, कालादान से सितवे, सितवे से यहाँ जाओ बांग्लादेश, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तो ये भी हमारे पास है, हम किस तरह से चल रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के भी संबंध जो हैं, म्यांमार से भी यहीं पे रोहिंग्या वाला मामला भी हुआ। ठीक है, रोहिंग्या जो समूह है उनके कुछ लोग मिजोरम में भी रहते हैं, तो यहां पर भी रोटी बेटी का कनेक्शन हो जाता है। तो यहां पर भी संबंधों में सांस्कृतिक सौम्यता भी दिखानी होती है, तो ये भारत के लिए ये भी चुनौती होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपदा, यहाँ बहुत सारी हमारे पास वनस्पति जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है वो है, यहाँ बहुत सारे जीव हैं, सब कुछ हैं।
सारी चीजों में सामरिक रूप से भी पूर्वोत्तर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी राजधानियों को ध्यान रखिएगा। 3 राजधानियां आसाम के पास हैं, आसाम की सीमा के पास है। किसकी राजधानी केंद्र में है? मणिपुर की। किसकी राजधानी बॉर्डर के पास है? त्रिपुरा की अगरतला। किसकी राजधानी कर्क रेखा पर है? आइजवाल। तो ये 4-5 धड़ों में बांट लीजिए, आपकी राजधानियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ठीक है, पूर्वोत्तर भी आ गए। अब दक्षिण की तरफ चले। दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कहां पर है? केंद्र में है। अरे बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में है। पश्चिमी घाट को पार कर लीजिए तो दूसरा का सारा क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ पे किसानों की आत्महत्या की अब आप खबर सुनते हैं। यहाँ जलवायु अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन ऐतिहासिक कारणों की वजह से मुंबई जो है देश की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती है, तो वो तो बनेगी बनेगी। तो या तो एक और राज्य कर दीजिए, जैसे बात होती है मराठवाड़ा और विदर्भ के राज्य की। यहाँ पे कोई बड़ा शहर आप देख पा रहे हैं जो अगर एक राजधानी बन सके? पुणे तो वही हो गया बच्चे। पुणे तो मुंबई के साथ में, आप सोचो मुंबई के साथ में पुणे को राजधानी बनाएंगे, वो तो मुंबई ही हो गया भाई। नागपुर, नागपुर बड़ा शहर है, आपने सुना है। नागपुर बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इस तरह से बात होती। इसके नीचे वाला राज्य और भी गड़बड़ है, कर्नाटक। कर्नाटक में राजधानी देखिए एकदम दक्षिण में, बेंगलोर एकदम दक्षिण में। तो आप सोचिए जहां पर उत्तर कर्नाटक है, उत्तर कन्नाडा कहते हैं हम उसे, और जहां पर महाराष्ट्र की सीमा है, ये महाराष्ट्र का भी पिछड़ापन लिए हुए और कर्नाटक वाला कर्नाटक का पिछड़ापन लिए हुए। मेरा यहाँ पे कई बार जाना हुआ, बीदर कुछ पढ़ाने के लिए मैं छात्रों के पास पहुंचा। कुछ यहाँ के डीएम जो थे मेरे छात्र थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ये बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। सोचिए कि दक्षिण भारतीय राज्य है, संसाधन है कर्नाटक के पास, फिर भी ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है क्योंकि प्रशासन कहाँ चला गया? एकदम दक्षिण में चला गया। ऐसा ही एक गड़बड़ मुझे पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। तो दीदी सरकार तो चला रही है, लेकिन सरकार चल रही कलकत्ते से। जल्दी आ जाइए पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है कलकत्ता? साउथ में। अब नॉर्थ में जैसे जैसे जाते हैं तो प्रशासन की कमजोरी वहां दिखने लगती है। प्रशासन की कमजोरी होगी तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, ये चिकन स्नैक का हिस्सा भी पश्चिम बंगाल के पास आता है, तो स्ट्रेटेजिक भी हो जाता है। कोरोनेशन ब्रिज भी यही है, जो पुल पार करते हैं, वो सारी चीज यहीं पर आप देखेंगे। दार्जिलिंग में या गोरखा क्षेत्र में यहाँ पर बात होती है कि हमारा अलग राज्य करो। तो इसका भौगोलिक कारण है कि अगर आपको प्रशासन देना है तो प्रशासन को समान रूप से करते हैं। तो मुझे लगता है ये कर्नाटक में हुआ है दक्षिण वाला काम, ये पश्चिम बंगाल में मुझे यहाँ पर चूक होती दिखाई देती है, महाराष्ट्र में मुझे पश्चिम में होता दिखाई देता है। लेकिन लेकिन इस सब का अपवाद निकलता है केरल। जरा केरल देखिए, और केरल इसका उत्तर भी बन सकता है, बहुत बढ़िया उत्तर बनेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम कहां पर है? एकदम दक्षिण में, एकदम दक्षिण में। लेकिन केरल के समान विकास में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि केरल में है तो तिरुवनंतपुरम उनकी राजधानी, लेकिन उनके पास और भी फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। ऊपर आइए तो कोची मिल जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट है वहां पे, कोचीन पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3-3 एयरपोर्ट बने हुए हैं। अभी आपने सुना ये अडानी ने जो विडीनियम में जो पोर्ट खोला है, बहुत अच्छा विकास किया, क्षेत्रीय विकास। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के पूरे तट पे बना दीजिए। बना सकते कि नहीं बना सकते? आप केरल कभी जाके देख लीजिए। आप तिरुवनंतपुरम में उतर जाइए और बाकी उनके शहर चले जाइए, लगभग समान है, लगभग समान है। तो समान विकास हुआ है वहां पर। और जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा में सबसे ऊपर चलता है केरल, स्वास्थ्य में सबसे ऊपर चलता है, महिला स्तर में सबसे ऊपर चलता है, एक समान विकास में ऊपर चलता है। तो ये कहीं ना कहीं पर ये दिखाई देता है कि अगर आप एक से ज्यादा शहरों पर केंद्रित हों तो वो ज्यादा बेहतर विकास आपको दे सकता है। ये मॉडल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। उत्तर प्रदेश, देखिए केरल एक छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश साइज में भी बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है एक पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी केंद्र जो है प्रयागराज हो सकता है। प्रयागराज हुआ, उसके बाद कानपुर बढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारा लखनऊ बढ़ना चाहिए, आगरा बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो, आप कहाँ पे आना चाहते हैं? दिल्ली की तरफ ही आना चाहते हैं। दिल्ली की जगह अगर ये सारे शहर बढ़िया रोजगार, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य दें तो क्यों नहीं लोग वहां रुकना चाहेंगे? ठीक है, तो ये हो गया। तमिलनाडु राजधानी
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई कहां पर है? ये भी केंद्र में नहीं है, तो तमिलनाडु में भी एक वो हो सकता है। लेकिन फिर से बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बड़ा शहर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर दिखाई दिया। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बड़ा शहर कोयम्बटूर, ये बड़ा शहर काम कर जाता है। ठीक है, नीचे कावेरी के डेल्टा में बहुत सारी कृषि होती है, वहां तंजावुर आता है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत अच्छा विकास वहां भी किया हुआ है, तो ये भी दक्षिण राज्य में वो समस्या नहीं होती जो उत्तरी राज्यों में। दक्षिणी राज्यों से मॉडल में हम मदद ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ गया। अब तो आप देख रहे हैं, अब तट का जो एक लंबी सी रेखा, वो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है, और उसमें से हटा के हमने क्या कर दिया? तेलंगाना को अलग कर दिया। तेलंगाना की राजधानी क्या बन गई? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश अमरावती है, लेकिन सरकार बदलने के बाद हम सुनते हैं कि वो विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं, वो सब चलता रहेगा, तो वो राजधानी का रहेगा। अच्छा, इसी में हमारे पास एक चर्चा, अब मैं केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ ला रहा हूं, कि हमारे पास एक खंडित केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी। क्या नाम है उसका? पुडुचेरी के 4 खंड। जल्दी से देखेंगे, पुडुचेरी के 4 खंड क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश में कौन सा है? यानम। यमन नहीं है बेटा, यानम। यानम मार्क कर लिया। नीचे चलते हैं, तमिलनाडु में एक तो लिखा है पुडुचेरी, दूसरा कराईकल। मिल गए, तीनों हिस्से पुडुचेरी के हैं। और अब हम जा रहे हैं केरल के तट पर, माहे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक हुआ है जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली हमने छोड़ दिया। ठीक है, वो 4 है। दिल्ली का तो चलता ही रहता है, सरकार भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है जो चल रहा है, और सुनते ही यमुना साफ होने वाली है, मैं इंतजार कर रहा हूं। 4 ही हो गए। 5वां पुडुचेरी। ठीक है, छठा हमारा द्वीप अंडमान निकोबार, दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार। राजधानी ये सब डिटेल में करेंगे, बट अभी पोर्ट ब्लेयर, आज सिर्फ परिचय परिचय। पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी, क्या चैट ऑन कर देना, लक्षद्वीप की कावाराती। मिल गई, तो कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां, सभी लोग गुजरात जाएंगे, गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला पर जाएंगे। उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु है, दीव। काठियावाड़ पेनिनसुला के नीचे एक छोटा बिंदु दीव, वो द्वीप है दीव। और मैदान में था दमन। तो दमन एंड दीव एक हुआ करती थी, एक होती दादरा और नगर हवेली। ये 2 अलग हुआ करते थे, अब इनको मर्ज करके सिंगल कर दिया है। इनको मर्ज करके सिंगल कर दिया है। डन। तो 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो किसी ने कहा सर ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों? तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर केंद्र का अधिकार होना उन क्षेत्रों के लिए बेहतर होता है। केंद्र का अधिकार होना उन क्षेत्रों के लिए बेहतर होता है। ठीक है, ये रूही को ब्लॉक करो। रूही आ गई हैं, ये काफी शायद इन्होंने सवाल पूछे होंगे चंपक वाले, फिर इनको जवाब मिला होगा नंदन वाला। तो रूही, और ये पता भी नहीं रूही है राहु है, कुछ भी हो सकता है नाम, कोई भी हो सकते हैं, रोहित भी हो सकता है। तो जहां पे सरकार को लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश होना है, तो वहां पर वो करती है। उदाहरण देना चाहता हूँ, चाइना से यूके ने हांगकांग को 99 साल के लिए लीज पे लिया। ठीक है, 99 साल के लिए लीज पे लिया। अब 99 साल खत्म हो गए, तो चाइना ने कहा हांगकांग हमें वापस करो। तो यूके ने, ब्रिटेन ने कहा यार वो तो वापस तो कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने हांगकांग को इतना आर्थिक रूप से विकसित किया है, सब कुछ है, यहाँ की सोच भी जो है एक बड़ी प्रजातांत्रिक है, आप लोग इसको बदले नहीं, हम चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे। चाइना को हम दे रहे हैं, आप इसको चाइनाइजेशन ना करें। चाइना ने कहा वो हम सोचेंगे, पहले वापस करो। तो इसमें यूके आनाकानी कर रहा था। चाइना ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसको एक विशेष प्रदेश दे देते हैं, हांगकांग ऑटोनॉमस रीजन, विशेष अधिकार, अब वापस कर दो। उन्होंने वापस कर दिया, वो अलग बात है, चाइना ने फिर जो किया अलग चीज। अब ऐसे ही भारत से जब पोर्चुगीज बाहर जा रहे हैं, तो वो एक विशेष दर्जा मांग रहे हैं। गोवा पोर्चुगीज के पास था, तो हमने कहा ठीक है,
चिंता मत करो, इस पे यहाँ के कानूनों को हम एक विशेष दर्जा दे देंगे। तो हमने पहले उसे क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश ले लिया। केंद्र देखेगा, हमने कुछ गारंटी दे दी आपको, आप जाओ छोड़ दो, बाद में गोवा राज्य बन गया। ठीक है, उसी तरह से पुडुचेरी किसके पास था, फ्रेंच के पास था। तो फ्रेंच के पास था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप खाली करो ना, हम इसको देख लेंगे, हम इसको केंद्र शासित प्रदेश कर देते हैं। तो कुछ क्षेत्र ऐसे जहां का विशेष भूगोल होता है, विशेष इतिहास होता है, विशेष प्रशासनिक अरेंजमेंट के तहत केंद्र सरकार ये देखती है कि केंद्र सरकार का यहाँ पर थोड़ा सा रोल ज्यादा होना चाहिए, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश कर देते हैं। तो ये तो हुआ ऐतिहासिक या किन कारणों से कुछ चीजें केंद्र शासित प्रदेश होती हैं, कुछ चीजें राज्य होती हैं। अब राज्य बनने के लिए आपके पास एक अच्छी आबादी होनी चाहिए, बड़ा एक साइजेबल आबादी होनी चाहिए, आपका एक सीमांकन होना चाहिए। और हमारे राज्य किस आधार पे बने, भाषा के आधार पे बने। जैसे गोवा में कोंकणी बोली जाती है, तो भाषाई आधार हमें मिल गया, वहां पे संसाधन होने चाहिए, राज्य इतना तो हो कि अपना देखरेख कर सके। जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो छोटे क्षेत्र को क्या बना दिया हमने, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप सोचिए कि हमारे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के द्वीपों पर कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, तो उनका ख्याल कौन रखेगा। तो वहां राज्य सरकार ना देख के सामरिक रूप से क्या होना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, केंद्र के पास आ जाता है। ठीक है, वन। दूसरी चीज क्या है कि इनमें अंतर क्या होता है। अब यूं समझिए कि बिहार सरकार का एक विकास मॉडल है, गुजरात सरकार का एक विकास मॉडल है। तो आप गुजरात में ट्रैवल कर रहे हो, बिहार में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों सरकार के मॉडल की वजह से अलग अलग अनुभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में समानता ले आता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से होंगी, तो उसमें जो भी विकास की परियोजनाएं होंगी केंद्र सरकार। तो हमेशा क्या होता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये प्रवसन के केंद्र बनते हैं। आसपास में अगर राज्य में उतना ज्यादा विकास ना हो रहा तो लोग छोड़कर क्या करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में आना पसंद करेंगे। वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, वहाँ बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। ये आपने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। कोई पटना बोरिंग रोड पर ऑफलाइन में आता है, पता नहीं इस प्रश्न का क्या उत्तर देना है, और कोई आता है नहीं आता उससे क्या पता चलेगा, तुम्हें मिलना है। सरोज कुमार का ये कहना है, ये प्रश्न है, और मैंने कहा ना ये आज चर्चा का दिन है, इसलिए झारखंड भाषा आधारित क्यों नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको ये पॉलिटी में आता है, जब भारत के राज्यों का गठन हो रहा था तो बहुत से पैरामीटर्स थे, बट सब पे कुछ ना कुछ मतभेद था। एक कारक पे मत बना, वो क्या बना, भाषाई आधार। तो क्या इसका मतलब और कोई आधार नहीं था, थे बहुत सारे आधार थे, लेकिन जो कमेटी बनी, कमेटी ने क्या कहा, भाषाई आधार पे बनेगी। भाषा के आधार पे भारत के राज्य बन गए, भाषाई आधार पे वो बन गए। लेकिन थोड़े समय बाद ये देखा गया कि भाषा के अलावा वहां पर और क्या चीजें हैं, चुनौती, विकास। जैसे अब आप देख लीजिए, बिहार और झारखंड को जोड़ देना, भाषाई आधार पे आपने एक मान लिया, लेकिन विकास वो। तो धीरे धीरे ये हुआ कि हम उस आधार को भी तो एक बार क्वेश्चन करें। तो जो नए राज्यों का गठन हुआ है, नए राज्यों का गठन जिसमें उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, अब तेलंगाना बना, ये भाषाई आधार पे नहीं हुए। जो मूल रूप से बने थे वो कैसे बने थे, भाषाई आधार। तब भी बहुत सारे आधार थे, लेकिन एक मत किस पे बना, भाषा पे बना। ऐसा नहीं था कि भाषा ही सारा वो उसको सॉल्व कर दे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, क्या ये क्लास करनी जरूरी है। नितिन शर्मा पूरी क्लास यही पूछ रहा था, अब तो कर लिए भाई, क्या कीजिएगा। अगर तुम ऑप्शनल कर चुके हो तब ये देख रहे हो तो ये तो सवाल बनता नहीं था। अगर तुम ऑप्शनल करने वाले हो, उससे पहले देख रहे हो, तो जब तक वहां आएगा इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी क्लास खत्म कर रहे हैं। आज परिचय था, सब लोग इस पे होमवर्क भी करके आएंगे, अपनी बुकलेट पढ़ के आएंगे। मैं चाहता हूँ कितने राज्य किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, उनसे कुछ प्रश्न भी होंगे। कल हम भारत का भूगर्भ करेंगे। क्या करेंगे, भारत का भूगर्भ करेंगे। वामिका पूछ रही हैं पुडुचेरी के इतने भाग क्यों हुए। एक होमवर्क ले लीजिए, आप भी तो गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग, ये क्लास परिचय था, लेकिन ये चीजें जो बताई गई हैं याद हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। कुछ चीजों को मैं टेस्ट के रूप में कल लेकर आऊंगा, उनको पढ़ाने की जगह आपसे चुनौती रूप में अगर आपसे एमसीक्यू पूछे जाए तो उनके जवाब मैं वहां लूंगा। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, जय हिंद।